सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। अब आज हम एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कल हम लोगों ने ब्रीदिंग की डेफिनेशन को समझ लिया था और हमने यह जान लिया था कि ब्रीदिंग का मतलब होता है हवा का हमारी बॉडी में आना और हवा का हमारी बॉडी से बाहर जाना। जब हवा हमारी बॉडी में आएगी, हमारे लंग्स में आएगी तो ऑक्सीजन लेकर आएगी, और जब हवा हमारी बॉडी से बाहर जाएगी तो CO2 लेकर के जाएगी। यानी ये जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस है, ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसका मैकेनिज्म आज हम देखेंगे। यहां पर बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी इस्तेमाल होगा और इसीलिए ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक है। इसको समझाने में भी बहुत मजा आएगा और आपको अपनी बॉडी में जान करके भी बहुत मजा आएगा कि क्या क्या हो रहा है। ऑल राइट, गुड इवनिंग, सभी लोगों का स्वागत है। झटपट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, एक बार तारा रारा बोल दिया जाए अगर कल तक का सारा कंटेंट आपके दिमाग में क्लियर है तो। कल हम लोगों ने कुछ ज्यादा बातें नहीं की। कल हम लोगों ने सबसे पहले ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस समझा। ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस अंदर आना, सांस का बाहर जाना, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन मतलब अब जो आपने सांस ली है, वातावरण से जो आपने ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरी है, वो ऑक्सीजन आपके अलग अलग टिश्यूज में, सेल्स में चली जाती है और वहां जाकर के क्या करती है, आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करती है। वहां पे पड़े हुए फूड पार्टिकल्स को, या आप कह सकते हैं अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ती है और आपको ATP बनाकर देती है। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना इज ब्रीदिंग। लेकिन आपने जो ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ली है, वो ऑक्सीजन जाकर के जब अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करे, जब एनर्जी बना दे, तब उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और दूसरा, हमने अलग अलग एनिमल्स के अंदर जाना था कि किस एनिमल में किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। अगर कोई लैंड पे पाया जाएगा तो देयर इज वेरी गुड चांसेस कि उनमें लंग्स पाए जाएंगे। कोई अगर आपका वाटर में पाया जा रहा होगा तो उनमें गिल्स पाई जाएगी एंड सो ऑन। तो लोअर लेवल के एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ाई की थी, हायर लेवल के एनिमल्स के बारे में भी हमने पढ़ाई की थी। और एक छोटी सी चीज हमने अधूरी छोड़ दी थी। अधूरी तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा था इसको हम रिवाइज जरूर करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक जहां से आज की हमें शुरुआत करनी है और एक्साइटमेंट आपका बहुत खतरनाक लेवल पे दिखाई दे रहा है। मैं प्रॉमिस करता हूं आज आपको कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी जो कि आपकी नॉलेज को बहुत हद तक बूस्ट कर देंगे। तो आराम से बैठ के सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनना है। मैंने कल कहा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हम लोग पहले स्ट्रक्चरल व्यू ले लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका आखिर होता क्या है, उसका स्ट्रक्चरल व्यू। तो हमने क्या कहा था, गर्दन के ऊपर के कुछ पार्ट होंगे और गर्दन के नीचे के कुछ पार्ट होंगे। आपकी बॉडी में हवा आती कहां से है, ये नाक के जो 2 छेद हैं जिनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहा जाता है, यहां से आपकी हवा अंदर आती है। तो सबसे पहले मैंने सांस ली, यानी ये नाक के छेद सबसे पहले आएंगे, इट इज द फर्स्ट पार्ट। फिर ये जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली नाक जो आपको दिखाई दे रही है लंबी सी, इसके पीछे ट्यूब्स हैं जो आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि उस ट्यूब के ऊपर स्किन का कवर है। तो ये जो छोटे छोटे छेद हैं, इनसे कनेक्टेड ट्यूब्स हैं, पैसेज है जिसको कहा जाता है नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के बाद सांस चली जाएगी अंदर चैम्बर में जिसको कहा जाएगा नेजल चैम्बर। तो सबसे पहले आ जाएंगी आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और ये खुल जाएंगी आपकी नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर के अंदर। फिर चली जाएंगी एक कॉमन ओपनिंग में जिसको कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स इज द कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। यानी अगर आप मुंह से खाना खा रहे हैं, अगर आप नाक से सांस ले रहे हैं, तो एक खाना और ये हवा एक जगह पर मिल जाती है जिसको कहा जाता है क्या, जिसको कहा जाता है फेरिंक्स। लेकिन आगे आपका जो खाना है इसको ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाना पड़ता है और आपकी हवा जो है इसको ट्रेकिया यानी विंड पाइप में जाना पड़ता है। आगे चल के इनके रास्ते जुदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फेरिंक्स इज द कॉमन पैसेज जहां पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम साथ साथ खुलता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का भाई लग रहा है सर सुनने में, तो फेरिंग्स लेरिंग्स लेरिंग्स फेरिंग्स भाई ही है। यहां पर ये जो लेरिंग्स है इसको कहा जाता है साउंड बॉक्स। ये जो लेरिंग्स है इसमें वाइब्रेशन होती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनमें वाइब्रेशंस की मदद से आप अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो साउंड हमेशा यहां से प्रोड्यूस होते हैं, आपके वॉइस बॉक्स से, आपके लेरिंग से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उस साउंड को आकार दिया जाता है ऊपर। यानी आप जो अलग अलग शब्द बोल पा रहे हैं, कोई भी शब्द अपने मन मर्जी का बोल के देखिए। जैसे मैं बोल रहा हूं सा, तो सा में बोल रहा हूं तो नीचे मेरी टंग टच हो रही है। रे, तो रे में आपका ऊपर जो है ना, यहां मेरी टंग टच हो रही है। गा, है ना, मा, पा, धा, नी, सा, हर शब्द को बोलने का A to Z, ABCD सब कुछ अलग अलग तरीके से आप बोलते हैं। तो साउंड नीचे से आ रहा है, लेकिन उसको आकार आप ऊपर दे रहे हैं। ये लोगों को मैं क्या सुनवाना चाहता हूं, मैं अपने मुंह से कौन सा शब्द निकालूंगा, ये यहां पर डिसाइड हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज नीचे से आ रही है, साउंड बॉक्स से आ रही है। अगर आवाज ना हो, अगर साउंड बॉक्स ना काम करे, तो मैं कितनी भी जीभ ऊपर नीचे फड़फड़ाता रहूं, कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी। शब्द बन रहे हैं लेकिन उनमें आवाज नहीं है, तो किसी को सुनाई नहीं देगा। और सिर्फ नीचे से आपकी यहां से आवाज बने लेकिन शब्द ना बन पा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सुनाई देगी, कॉमन वाइब्रेशन सुनाई देगी। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि शब्द नहीं बना पाऊंगा। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी मैं अपनी बात आगे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, लोगों तक मैं अपनी बात जो है पहुंचा पाऊंगा। तो यहां पर ये जो लेरिंग्स है आपको देखने को मिलता है। लेरिंग्स के नीचे अब जब ट्रेकिया शुरू हो गया है, लंबी सी जो ट्यूब शुरू हो गई है ट्रेकिया, यहां से आपका शुरू होता है लोअर पार्ट। तो ट्रेकिया जो है विंड पाइप, ये आपकी यहां पर होगी। फिर ये विंड पाइप जो है आपकी दो भागों में फट जाएगी, क्योंकि विंड पाइप जो है आपके दोनों लंग्स में जाएगी ना, दोनों फेफड़ों में जाएगी। तो ये फट जाएगी किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में चली जाएगी, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आपकी राइट लंग में चली जाएगी। तो प्राइमरी ब्रोंकाई फिर आपका क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। फिर ये ब्रोंकाई फट जाएंगे और छोटे छोटे ट्यूब्स में, जिनको बोला जाएगा ब्रोंकियोल्स। तो ये होते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। एंड देन नीचे आपके एल्वियोलाई, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इररेगुलर आपके बैग लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या रहती है, आपकी हवा इजीली एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि ये बहुत पतले सेल्स की बनी हुई आपकी एक प्रकार की बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है। बहुत पतले सेल्स हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम है यहां पर। जहां पर भी आपको डिफ्यूजन कराना होता है, एक्सचेंज कराना होता है, वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है, बहुत पतले पतले सेल्स की। उसी प्रकार की स्क्वैमस एपिथेलियम से यहां पर क्या बना होगा, आपका एल्वियोलाई बना होगा। तो ऊपर का पार्ट क्या हो गया, नाक के छेद यानी कि आपका नॉस्ट्रिल, फिर आपका नाक का ये पैसेज यानी नेजल पैसेज, फिर जाके हवा चली जाएगी नेजल चैम्बर में, फिर आपका कॉमन ओपनिंग यानी फेरिंग्स में, जहां फूड और एयर दोनों चीजें हो सकती हैं, और फिर आपके साउंड बॉक्स यानी लेरिंग्स में। ये जो पार्ट है ये गर्दन के ऊपर का पार्ट है। गर्दन के नीचे है आपका ट्रेकिया यानी आपका विंड पाइप, और ये विंड पाइप आपका फट जाएगा दो अलग अलग पाइप्स में। ये दो अलग अलग पाइप्स दो अलग अलग लंग्स में चली जाएंगी, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये किस लेवल पे फट रहे थे, मैंने कल आपको समझाया भी था, ये किस लेवल पे फट रहे थे प्राइमरी ब्रोंकाई, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो। ये फट रहे थे T5 पे यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। गोटिया भाई की यहां पर हम लोग हेल्प ले रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर आपका वर्टिब्रल कॉलम है, यहां पर आपके रीढ़ की हड्डी है, यह आपका वर्टिब्रल कॉलम है, राइट। इस वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप ये गर्दन की हड्डियां देखें तो इनको कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। और सिंस सर्वाइकल C से शुरू हो रहा है, तो C अल्फाबेट इसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसको बोलेंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ऐसा बोलेंगे, राइट। और उसके नीचे शुरू हो जाएगी थोरैक्स रीजन की वर्टिब्रा, जिसको कहेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा। अब थोरेसिक्स अगर T से शुरू हो रहा है तो इसको बोलेंगे T1, T2, T3, T4, T5। ये जो T5 है ना, इस लेवल पे आकर के, ये जो T5 है इस लेवल पे आकर के, आगे से अगर देखोगे तो ये जो T5 है इस लेवल पे आकर के आपका दो अलग अलग ब्रोंकाई यहां पर बन जाएंगी। यानी यहां तक आपकी जो विंड पाइप थी वो सीधी थी, इस फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आकर के वो दो पार्ट्स में फट जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करेंगे, अभी मैं आपको जनरल बातें ही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने देखा यहां तक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर एक और प्रकार से डिवीजन होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब नाम से ही पता लग रहा है, कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो एयर को वातावरण से कंडक्ट करके ले जाए कहां तक, एल्वियोलाई तक।
यानी रास्ते में जितनी भी ट्यूब आ रही हैं, अगर मैं वातावरण से हवा खींच रहा हूं, रास्ते में जितनी भी ट्यूब आ रही हैं एल्वियोलाई तक, वो आपके क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले क्या हो गया, नाक से मैंने हवा ली, वो चली गई नेजल पैसेज में, फिर चली गई नेजल चैम्बर में, फिर चली गई फेरिंग्स में, फिर चली गई लेरिंग्स में, फिर चली गई ट्रेकिया में, फिर चली गई प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। यहां तक के पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। इस कंडक्टिंग पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं। सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये वातावरण से आपका एल्वियोलाई तक एयर को कंडक्ट करेगा। ये रास्ते के पाइप्स हैं। अगर मुझे एटमॉस्फेयर से हवा पहुंचानी है एकदम एल्वियोलाई तक, तो रास्ते में मेरे को कई सारी ट्यूब्स चाहिए। ये वो सारी की सारी ट्यूब्स हैं, तो एक कंडक्शन का काम करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रास्ते में कई सारी ऐसी पाइप्स हैं जिन पे सिलिया लगे होते हैं, जिन पे म्यूकस लगा होता है। तो अगर कोई डस्ट पार्टिकल, अगर कोई बैक्टीरिया मेरे फेफड़ों में एंटर करने की कोशिश करता है, तो मैं उसको रास्ते में ही रोक लेता हूं, रास्ते में ही दबोच लेता हूं, और उसको क्या करता हूं, म्यूकस में कोट कर देता हूं। सिलिया की मदद से उसे ऊपर की साइड ढकेलता हूं और छींक की मदद से उसको बाहर फेंक देता हूं अपनी बॉडी से। तो फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं आपके कौन, ये कंडक्टिंग ट्यूब्स। इसके अलावा एयर को ह्यूमिड रखने का काम भी, थोड़ा गीला रखने का काम भी, एयर में मॉइस्चर ऐड करने का काम भी आपका कौन करते हैं, आपके ये कंडक्टिंग ट्यूब करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्मो रेगुलेशन। कल मैंने आपको बताया था, अगर बाहर लू चल रही है, अगर बाहर बहुत गर्मी है, तो अंदर आप गर्म हवा ले जाओगे, गर्म है, ऐसे आपका अंदर का फेफड़ा जो है जल जाएगा। इसीलिए उस हवा का ठंडा होना बहुत जरूरी है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर उस हवा का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो रास्ते में ये जो पाइप्स हैं, ये उस हवा को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर ले आते हैं। अगर हवा बहुत ठंडी है, सीली सीली पवन अगर बाहर चल रही है, तो उस ठंडी हवा को भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आने का काम कौन करते हैं, यही कंडक्टिंग ट्यूब्स करते हैं। यानी नाम है कंडक्टिंग ट्यूब, तो पहला काम तो है एयर की कंडक्शन का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर टेम्परेचर के रेगुलेशन का। तीसरा, अगर कोई बहरूप या कोई बैक्टीरिया घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको फिल्टर करने का। और चौथा, हवा में मॉइस्चर ऐड करने का। ये चार काम है आपके इस ट्यूब के। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एकदम एंड का जो पार्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इनको नाम ही दे दिया है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि ऐसे ब्रोंक्यूल्स हैं जिनमें रेस्पिरेशन हो सकती है। और एल्वियोलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी डक्ट, ये छोटी सी डंडी, तो ये एल्वियोलाई और ये छोटी सी डंडी एल्वियोलाई की डक्ट, ये तीन चीजें ऐसी हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई की डंडी यानी डक्ट, और एल्वियोलाई स्वयं खुद। यहां पर गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, इनकी मेम्ब्रेन्स काफी पतली होती हैं, तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो इसे एक्सचेंज पार्ट कह दिया। या फिर रेस्पिरेशन यहां पर हो रहा है, तो इसे रेस्पिरेटरी पार्ट कह दिया। यहां तक समझ आया या नहीं बताइए? कल का ही मैंने यहां पर क्या कराया है, अभी तक रिवीजन कराया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ यस, एक बार झटपट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। फिर मैं आपको थोड़ा सा गहराई में ले चलता हूं और मैं आपको डिस्कशन कराता हूं आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यहां तक सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग क्लियर? फटाफट एक बार बता दीजिए। फिर मैं आपको एक बहुत खतरनाक डायग्राम बनवाता हूं, जिससे आपकी और चीजें बहुत लेवल पे क्लियर हो जाएंगी। राइट? समझिए, यहां पर हैं आपके नाक के छेद। तो आपका साइड में अगर मुंह है तो एक ही छेद में बना रहा हूं। यहां पर आपका नेजल पैसेज और ये आपकी नेजल कैविटी। ठीक है? नेजल कैविटी के बाद है आपकी कॉमन ओपनिंग, है ना? तो नीचे से मुंह भी यहां खुलेगा, नीचे से मुंह भी यहां खुलेगा अगर ये कॉमन ओपनिंग है तो, है ना? तो नीचे से मुंह भी यहां खुलेगा और आपकी यहां पर हो जाएगी कॉमन ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। राइट? इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इसमें यहां से एयर भी आ गई, यहां से आपका फूड भी आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है? फेरिंग्स के बाद यहां पर अगर आप देखें, फेरिंग्स के बाद यहां पर अगर आप देखें तो आगे चल के आता है आपका क्या, वॉइस बॉक्स यानी लेरिंग्स। तो मैं थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं, ये आपका वॉइस बॉक्स है, दैट इज योर लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद आपका क्या आ गया, लेरिंग्स के बाद आपका क्या आता है भैया, ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया आता है सर, ये आपका ट्रैकिया हो गया। ये आपकी विंड पाइप हो गई, दैट इज ट्रैकिया। ये आपकी विंड पाइप हो गई, दैट इज ट्रेकिया। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो ट्रेकिया है, ये जो विंड पाइप है, ये फिफ्थ थोरेसिक
वर्टिब्रा के लेवल पे आकर T5 के लेवल पर आकर बट जाएगी दो पार्ट्स में, और इन पार्ट्स को आप क्या कहेंगे? इन पार्ट्स को आप कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। इन पार्ट्स को आप क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। इन पार्ट्स को आप प्राइमरी ब्रोंकाई कहेंगे। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये और आगे चल के क्या होती जाएंगी? डिवाइड होती जाएंगी। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है आगे चल के क्या बनाएंगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएंगे, है ना, और यहां पर ब्रांचिंग होगी। ये सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या बनाएंगी? टर्शरी ब्रोंकाई बनाएंगी। ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या बनाएंगी? क्वाटरनरी ब्रोंकाई बनाएंगी। और ये क्वाटरनरी ब्रोंकाई आगे चल के क्या बनाएंगी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये क्या बनाएंगी? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स आगे चल के क्या बना लेंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक जितना भी पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट है? क्या यहां पर मैंने जितना भी पार्ट अभी तक बनाया है ये सारा का, अरे क्या उड़ रहा है भाई हवा में, ये जो मैंने जितना भी पार्ट बनाया है क्या ये सारा का सारा कंडक्टिंग पार्ट है? यहां तक आपका कंडक्टिंग पार्ट होगा। एयर अंदर आने से लेकर के आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक ये कंडक्टिंग पार्ट है। अब क्या आएंगे? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, वो तो आपका क्या है? एक्सचेंज पार्ट है या रेस्पिरेटरी पार्ट है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट बोल के बनाएंगे। एकदम सही बात है सर। तो इसको हम अलग कलर से बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये हो गए आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं। इसके बाद है आपकी एल्वियोलाई की डक्ट, और यहां पर आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्वियोलाई। ये आपके इररेगुलर से स्ट्रक्चर है, राइट। यहां पर ये क्या हो गए? आपके एल्वियोलाई हो गए, करेक्ट। अगर मैं यहां पर एक रफ आउटलाइन बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका एक लंग हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका दूसरा लंग हो जाएगा पूरा का पूरा। हालांकि हमने दूसरे लंग को इतनी डिटेल में ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि दोनों साइड सेम ही चीजें होती हैं, लेकिन हम लोगों को एक आइडिया तो लग गया ना भाई, कुछ ऐसी ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगी। आइडिया लग गया है? बिल्कुल आइडिया लग गया है। तो इस वाले को हम लोग मिटा देते हैं, है ना। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि दोनों साइड सेम सेम सी चीजें होंगी, तो इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो, बाद में हम लोग दोबारा बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर आपने कई बार अपने घर में तार का काम होते हुए देखा होगा कि कोई जो है कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सही करने आए हैं या आपके घर में तार की फिटिंग करने आए हैं, तो आपका एक सी शेप क्लिप लगाई जाती है तार को फिट करने के लिए। जैसे इस टाइप की क्लिप होती है, आपने देखा होगा इस टाइप की क्लिप होती है। इसमें एक साइड पे कील लगी होती है, एक साइड आपका जो तार है इसको दीवार पे फिट किया। ये स्केच पेन लेट से आपका तार है, तो इसको दीवार पे फिट किया, इस पे सी शेप क्लिप लगाई और इस कील को ठोक दिया। तो ये सी शेप क्लिप जो है, इसके पीछे तो सहारा था ही दीवार का, आगे की साइड क्या कर दी हमने? सी शेप क्लिप लगा दी। इसकी शेप आप देखो, सी शेप क्लिप है, एकदम है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? फिट कर दिया और इस कील को दीवार में ठोक दिया। क्या ये स्केच पेन अब कहीं हिलेगा? नहीं हिलेगा। इस प्रकार की सी शेप क्लिप आपके घरों में यूज करी जाती है। अगर कोई बहुत लंबा पाइप है, तो उसमें काफी सारी सी शेप क्लिप लग जाएंगी, तो मल्टीपल सी शेप क्लिप आप लगा सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, आपकी कई सारी सी शेप क्लिप आप लोग लगा सकते हैं, राइट। और इस प्रकार से आपका काम हो जाता है, मल्टीपल क्लिप्स आप लगा सकते हैं। तो यहां पर भी जो ट्रैकिया है, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, राइट, इट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब। तो इसको भी सपोर्ट करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ सी शेप क्लिप्स विच आर यूज्ड। पीछे की साइड से इसको सपोर्ट है मेरे दोस्त, आगे की साइड से बस हमको इसको सपोर्ट करना है। तो ये सी शेप क्लिप्स हम लोग लगाते हैं, ये सी शेप क्लिप्स हम लोग लगाते हैं पूरे के पूरे ट्रैकिया को और कई सारी ट्यूब्स को सपोर्ट करने के लिए सी शेप क्लिप हम लोग लगाते हैं। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले लेट्स ट्राई टू लेबल सम थिंग्स, है ना। कुछ चीजों की लेबलिंग कर लेते हैं जिससे हमको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। यहां से हवा अंदर जाती है, ये क्या हो गया आपका? नेजल। ये क्या हो गया आपका? नेजल ओपनिंग हो गई। ये आपकी माउथ की ओपनिंग हो गई, ये आपका नेजल चैम्बर हो गया, एंड ये आपकी नेजल कैविटी हो गई, ठीक है। आराम से देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने। यहां पर ये हो गया आपकी माउथ की ओपनिंग, यहां पे हो गई आपकी ओपनिंग ऑफ माउथ,
जहां से आप क्या खाते हो, खाना खाते हो, तो दिस इज ओपनिंग ऑफ माउथ। दिस इज नॉस्ट्रिल, यहां से आप सांस लेते हो, दिस इज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कितनी होती है, नाक के छेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका नेजल पैसेज, ये क्या है आपका नेजल पैसेज। और यहां पर नेजल पैसेज के थ्रू ये हवा जो है आपकी पहुंच गई कहां, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर में, करेक्ट। अब यहां से नाक से जो हवा आई और मुंह से जो खाना आया ये चला गया एक कॉमन ओपनिंग में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। इस कॉमन ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, राइट। इसके पीछे एक और चीज बना लेते हैं, इसके पीछे एक और चीज बना लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर होता है क्या आपका फूड पाइप, यहां पर आपका क्या होता है, फूड पाइप भी होता है। फिर ये फूड पाइप हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, और विंड पाइप अभी हम पढ़ ही रहे हैं, तो फूड पाइप के बारे में भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये जो फेरिंग्स है ये आगे चल के आपका कहां ओपन हो सकता है, फूड पाइप में भी ओपन हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। अब ये तो हमने नोट्स में लिख लिया था कि फेरिंग्स जो है ये कॉमन ओपनिंग है फॉर फूड एंड एयर। आप समझ लीजिए नाक वाला पार्ट जहां खुल रहा है फेरिंग्स में, नाक वाला पार्ट यहां खुल रहा है, ये मुंह वाला पार्ट यहां खुल रहा है, और ये फेरिंग्स लेरिंग्स में यहां खुल रहा है। आराम से सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा, नाक से अगर कोई सांस आ रही है तो फेरिंग्स में कहां से जा रही है, यहां से जा रही है। ये वाला पार्ट आपका इस फेरिंग्स को कनेक्ट कर रहा है नाक के पैसेज से। मुंह से अगर कोई खाना आ रहा है तो यहां पर आपका कनेक्ट हो रहा है फेरिंग्स से, और फेरिंग्स अगर आपका विंड पाइप में जा रहा है तो यहां पर आपका ओपनिंग से आगे विंड पाइप में पहुंचेगा। क्या यह बात करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। तो फेरिंग्स के क्या 3 पार्ट हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे सर। ये जो फेरिंग्स है इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। आराम से सुनिएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पर फेरिंग्स के क्या हो जाएंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, नेजोफेरिंग्स, 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 नाक से पता लग रहा है, साउंड आ रहा है नाक का, नेजो मतलब नेजल चैम्बर यहां पर ओपन होगा, तो नाक का जो पार्ट फेरिंग्स में खुले, नेजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल कैविटी जहां खुल जाए, दैट इज ओरोफेरिंग्स, यानी मुंह का जो पार्ट है, खाना जहां से आ रहा है फेरिंग्स में, यह है आपका ओरोफेरिंग्स। और तीसरा हो जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स मतलब फेरिंग्स जहां लेरिंग से कनेक्ट हो जाए, फेरिंग्स जहां लेरिंग से साउंड बॉक्स से कनेक्ट हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स बोल देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, लेरिंग्स हो गया, ये क्या हो गया आपका, लेरिंग्स हो गया। तो दिस इज लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। तो यहां पे अगर आप इसको 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें और इसको 3 लिख दें, तो आपको कहां कहां देखने को मिला, नेजोफेरिंग्स आपको कहां देखने को मिला, दिस इज नंबर 1, ओरोफेरिंग्स नंबर 2, लैरिंगोफेरिंग्स नंबर 3, ये तीनों आपको यहां पर देखने को मिले, करेक्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर आप पूरी की पूरी पाथवे को देखें तो लैरिंगोफेरिंग्स जो है इट इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। फिर आपका लेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स के बाद आपका आगे की साइड यहां पर ये जो पिंक कलर की ट्यूब है, ये क्या देखने को मिली आपको, ट्रेकिया या विंड पाइप, ट्रेकिया या विंड पाइप। यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्या देखने को मिला, ईसोफेगस या फूड पाइप। इसको हमने पूरा नहीं बनाया है क्योंकि हमारे किसी काम का है ही नहीं, ईसोफेगस या फूड पाइप, करेक्ट है। अब देखिए आगे की साइड यहां पर क्या बन गए, प्राइमरी ब्रोंकाई बन गए। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, आपके प्राइमरी ब्रोंकाई है। यहां पर जाकर के डिवाइड कर गया है आपका, यहां पर जाके डिवाइड कर गया है आपका ट्रेकिया, और इसने क्या बना लिए हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई बना लिए हैं। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, अगर ये लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो ये किस लेवल पे सेपरेट हुए हैं, इस लेवल पे सेपरेट हुए हैं। यहां से ये लेफ्ट और राइट में बट गए, तो किस लेवल पे सेपरेट हुए हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था, दे आर सेपरेटेड ट्रैकिया
is bifurcated or separated. Trachea is bifurcated or separated into right and left primary bronchi at T5, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे यहां पर आपकी ये बाइफर्केशन देखने को मिली। T5 पे आपकी ये बाइफर्केशन देखने को मिली। इसको मैं डिटेल में आगे और लिखवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी ब्रोंकाई बन गया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई यहां पर डिवाइड हुआ, ये क्या हो गए आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई हो गए। ये जो दोनों के दोनों आपको देखने को मिले ये क्या हो गए सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाके आपका और डिवाइड हुए और ये आपको क्या देखने को मिले टर्शरी ब्रोंकाई। ये आपको क्या देखने को मिले टर्शरी ब्रोंकाई। ये टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाके आपके और डिवाइड हुए और ये आपको क्या देखने को मिले क्वार्टरनरी ब्रोंकाई। क्वार्टरनरी ब्रोंकाई, ये जो ब्रोंकाई है आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या देखने को मिले आपको इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये क्या देखने को मिले आपको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो आपका पार्ट है जो स्काई ब्लू कलर से दिख रहा है, इसमें आपको कौन से ब्रोंक्यूल्स देखने को मिले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इसमें आपको देखने को मिले रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो कि आपका कंडक्टिंग ट्यूब का पार्ट नहीं है, एक्सचेंज पार्ट का पार्ट है। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या किया है बकायदा अलग कलर से ड्रॉ किया है। फिर यहां पे हो गया डक्ट ऑफ एल्वियोलाई। डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, और फिर यहां पर हो गया आपका एल्वियोलाई। फिर आपका यहां पर हो गया आपका एल्वियोलाई। करेक्ट है, ये आपका पूरा का पूरा पाथ है, ये आपका पूरा का पूरा पैसेज है जो आपने ठीक तरीके से सीखा। कल हमने इसको थ्योरेटिकली सीखा था, आज हमने कई सारी चीजें यहां पर और डिटेल में ऐड करी हैं। अब ये जो आपकी सी शेप रिंग्स हैं जो यहां पर ट्रेकिया को सपोर्ट कर रही हैं, ये जो सी शेप रिंग है ये कहां तक जाएंगी, ये आपका ट्रेकिया में होंगी, ये आपका यहां पर प्राइमरी ब्रोंकाई में होंगी, ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई में होंगी, ये आपका आगे चल के टर्शरी ब्रोंकाई में होंगी, है ना, और ये आपका क्वार्टरनरी ब्रोंकाई में होंगी, और ये आपकी कहां तक होंगी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होंगी। यानी अगर आप देखें तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती हैं। यहां पर आप मार्क कर सकते हैं, इस चीज को आप डिटेल में लिख सकते हैं कि इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ही आपको यहां पर क्या देखने को मिलेंगी सी शेप्ड रिंग्स देखने को मिलेंगी टू सपोर्ट दिस ट्यूब। तो सी शेप्ड ये जो रिंग्स हैं ये कार्टिलेज की रिंग्स हैं। तो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड cartilaginous rings are seen till initial bronchioles। यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद जितनी भी चीज हैं दैट इज योर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आपका एल्वियोलर डक्ट एज वेल एज योर एल्वियोलाई, उनमें ये नहीं देखने को मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये सी शेप रिंग देखने को मिलती हैं, आगे नहीं देखने को मिलती। एंड इन सी शेप रिंग्स का काम क्या है, ये जो आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं इनका काम क्या है चीजों को कोलैप्स होने से बचाना। भाई अगर आप देखें तो ये पतली सी पाइप है और इस पतली सी पाइप में क्या है हवा पास कर रही है। कई बार आपकी मोटर का जो पाइप होता है, आप घर में पानी सप्लाई करते होंगे इधर उधर टंकी भरने के लिए, कई बार वो जो पाइप है उसमें हवा भर जाती है तो वो पाइप फट जाता है, कोलैप्स हो जाता है ना। तो फट भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है। इसकी पोजीशन को एकदम कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों को यहां पर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स लगानी पड़ती हैं। तो ये सी शेप रिंग जो है इट प्रिवेंट्स द पाइप्स और द कंडक्टिंग पार्ट फ्रॉम कोलैप्स और डैमेज। इनको कोलैप्स होने से और डैमेज होने से बचाती हैं आपकी ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। करेक्ट। तो ये कहां तक है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक है। इसके बाद
आपके नहीं देखने को मिलती। अगर आप देखें ये जो आपके स्काई ब्लू कलर की चीजें हैं सारी की सारी, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई, ये तीनों की तीनों जो है ये मिलकर के क्या बना रही हैं, आपका रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट बना रही हैं। तो ये पिंक कलर का जितना भी पार्ट है, अगर आप यहां पर लिखना चाहें, ये पिंक कलर का जितना भी पार्ट है, पिंक कलर से जितनी भी मैंने ट्यूब बनाई है, इन सब का क्या मतलब है, पिंक कलर का जितना भी पार्ट है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। इसका मेन काम क्या है, आपकी एयर को कंडक्ट करना, एल्वियोलाई तक पहुंचाना। और ये जो सबसे एंड में मैंने स्काई ब्लू कलर की बनाई है कुछ पाइप्स, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एज वेल एज आपका एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई जो मैंने एंड में बनाई है, ये क्या है, आपकी रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट इसको कहा जाता है, करेक्ट। ये आपकी दोनों की दोनों चीजें हो जाती हैं, इसको हम डब्बे में डाल देते हैं, राइट। तो ये दोनों चीजें भी हमको यहां पर क्लियर हो गई। ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है। यहां तक सबको क्लैरिटी है या नहीं, फटाफट बताइए। अब इनके बारे में कुछ और चीजें हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि मैं आपको साथ साथ लिखवाता रहूंगा, तो उनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। पर यहां तक सबको क्लैरिटी है या नहीं, फटाफट बता दीजिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पूरा का पूरा एयर का पैसेज भी आ गया और उसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं पर आ गए कि कहां तक आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग पाई जा रही है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। एक्सचेंज पार्ट कौन सा है ये अलग से दिखाई दे गया, किस लेवल पे आपके प्राइमरी ब्रोंकाई बने थे ये भी आपको दिखाई दे गया। सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं, करेक्ट, यस। अब मुझे यह बता दीजिए मेरे भाई, अगर आपका लंग ये वाला है, अगर आपका लंग ये वाला है, रफ बना रहा हूं मैं बस, है ना, समझाने के लिए। अगर मैं कह रहा हूं आपका लंग ये वाला है, यहीं पर मैंने पहले एक बाउंड्री बनाई थी। अगर आपका लंग ये वाला है तो लंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं? अगर कोई मुझे पूछे कि लंग किस किस चीज से बना है, तो क्या मैं ट्रैकिया का नाम लूंगा? नहीं लूंगा भाई। ट्रैकिया जो है इस लंग से बाहर है। यहां अगर आप देखेंगे तो लंग किस चीज से बना है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, क्वार्टरनी ब्रोंकाई, उसके बाद है आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई। यानी अगर मैं दो शब्दों में अपनी बात कह दूं तो आपके ब्रोंकाई, चाहे आपका प्राइमरी ब्रोंकाई हो, सेकेंडरी ब्रोंकाई हो, टर्शरी हो या क्वार्टरनरी हो, पहली चीज ब्रोंकाई, दूसरा ब्रोंक्यूल्स, चाहे इनिशियल ब्रोंक्यूल हो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हो और एल्वियोलाई। क्या इन तीन चीजों से ही मिलकर बना हुआ है? यस सर, इन तीन चीजों से ही मिलकर बना हुआ है, क्योंकि उससे पहले तो ट्रेकिया एक ट्यूब थी, मेरे लंग्स तैयार हुए नहीं थे। वो ट्रेकिया जब दो भागों में फट जाती है, जब प्राइमरी ब्रोंकाई बनाती है, तब मेरे लंग्स शुरू होते हैं। तो ब्रोंकाई, फिर उससे बनी ब्रोंक्यूल्स और उससे बने आपके एल्वियोलाई, यही तीनों चीजें तो मिलकर के मेरा लंग्स बनाएंगी। सिंपल सी बात है, इसके अलावा कोई और चीज लंग्स में होती ही नहीं है, राइट। तो यह चीज हमको यहां पर सीखनी थी। ऑलराइट, ये डायग्राम आई होप आप सभी को क्लियर होगा और यहां से कई सारी बातें हैं जो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूं, एक बार इनको चेक करिएगा। एक बार अपनी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, आपका ट्रैकिया सीधा सीधा आ रहा था, उसने राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बना लिए या प्राइमरी ब्रोंकस बना लिए। किस लेवल पे? गोटिया की किस हड्डी के लेवल पे? आपका जो ट्रैकिया था ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में टूट गया। किस लेवल पे? अगर आप पीछे से देखेंगे, रीढ़ की हड्डी के लेवल पे देखेंगे तो क्या था ये? T5, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। तो लगभग फिफ्थ थोरेसिक यहां पे आती है। इस लेवल पे आकर के आपके लंग्स, आपके फेफड़े शुरू हो जाते हैं। यहां पर आकर के आपका ट्रेकिया जो है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बनाने लग पड़ती है। तो T5 के ऊपर एकदम करेक्ट है। क्या बात है दोस्त, सभी ने सही बताया है। तो ये हो जाएगा एट द लेवल ऑफ T5। इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, दैट इज फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। रीढ़ की हड्डी में है कई सारी हड्डी, यहां पे जो T5 नाम की हड्डी है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, उस लेवल पर प्राइमरी ब्रोंकाई बन जाते हैं। दूसरा, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, सी शेप्ड इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, दे आर फाउंड टिल, कहां तक पाई जाएंगी? किस किस में पाई जाती हैं? ये आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आपके ट्रैकिया में पाई जाएंगी सर। ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई में पाई जाएंगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में पाई जाएंगी, टर्सरी ब्रोंकाई में पाई जाएंगी, क्वार्टरनरी ब्रोंकाई में पाई जाएंगी, यानी हर प्रकार के ब्रोंकाई में पाई जाती हैं। प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इस शब्द को मैं बड़ा लिख रहा हूं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इसके आगे नहीं देखने को मिलेंगी।
यानी आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये देखने को मिलती हैं। तो कहां तक पाई जा रही होंगी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक पाई जा रही होंगी, इसके बाद ये देखने को नहीं मिलेंगी। शाबाश, सभी लोगों ने सही लिख दिया है भाई, शानदार, क्या बात है। रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में क्या क्या होता है, नीचे वाले पार्ट में क्या क्या होता है आपका? अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो आपके नॉस्ट्रिल, नाक के छेद, फिर आपका नेजल चैम्बर है ना, उसके बाद आपका फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इसके बाद क्या आता है? एक्सचेंज पार्ट में आपका क्या आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद भी कौन कौन आता है इसमें? स्काई ब्लू कलर से बनाया था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, प्लस एल्वियोलाई की डक्ट, एल्वियोलाई की डक्ट, प्लस एल्वियोलाई खुद स्वयं, प्लस एल्वियोलाई। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, यही तीन चीजें पाई जा रही थी। इसके ऊपर का पूरा पैसेज था, है ना, लेकिन ये आपका मेन एक्सचेंज पार्ट है। लंग्स इंक्लूड, लंग्स कहां से बनने शुरू हुए थे? मैंने आपको बताया था, जब आपका ट्रैकिया दो भाग में फट जाता है तो पूरा का पूरा लंग्स बनता है। यानी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, सबको ब्रोंकाई लिख दो, सिंपल सी बात है। उसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, सबको ब्रोंक्यूल लिख दो, और फिर आपका एल्वियोलाई लिख दो। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? लंग्स में कौन कौन है? लंग्स में है आपका ब्रोंकाई, जितने भी अलग अलग टाइप के ब्रोंकाई थे सारे के सारे ब्रोंकाई लिख दिया है। यानी इसमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है, क्वाटरनरी भी है, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंक्यूल्स, प्लस ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स यहां पे आपके इनिशियल भी हैं, छोटे में लिख रहा हूं, टर्मिनल भी हैं, प्लस रेस्पिरेटरी भी हैं। दोनों की दोनों चीजें आपको देखने को मिली, प्लस आपका एल्वियोलाई स्वयं। क्या यही मिलके लंग बना रहे हैं? एकदम लंग बना रहे हैं। क्या एकदम सारी की सारी बातें क्लियर हैं? यस, यही 4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल से। यानी हमने पढ़ी इतनी सारी चीजें, इतना डिटेल्ड डायग्राम पढ़ा, इतनी सारी बातें पढ़ी, लेकिन सवाल कहां से बनेगा? सवाल बनेंगे 4 जो कि हम लोगों ने इस डायग्राम से निकाल लिए हैं। हाँ, ये बात भी सच है, अगर हम डायग्राम नहीं पढ़ते तो हमको ये क्लैरिटी नहीं आ पाती, तो हमको ये चीजें तो सीखनी ही सीखनी थी। अब हम कुछ और बातें जान लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। T5 वाला पॉइंट हमारा क्लियर है, आपका कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग कहां पाई जाती है, ये क्लियर है। रेस्पिरेटरी पार्ट आपका क्लियर है। एल्वियोलाई में रेस्पिरेशन क्यों हो पाती है, क्यों एक्सचेंज हो पाता है, कोई बता पाएगा? क्योंकि यहां पर आपके सेल्स जो है वो बहुत पतले पतले होते हैं। यहां पर क्या पाया जाता है? आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज फाउंड, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट। पतले पतले सेल हैं जिनसे आपका आसानी से क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। और ये जो एल्वियोलाई हैं, इनका नंबर कितना होता है पर लंग? अगर आप देखें तो इनका नंबर मिलियंस में हो सकता है, 150 मिलियन पर लंग। 15 करोड़ एल्वियोलाई पाई जाती हैं एक लंग में, तो दोनों लंग्स में कितनी हो गई? 300 मिलियन, 30 करोड़, 300 मिलियन पर लंग। 300 करोड़ आपकी यहां पर क्या हो गई? एल्वियोलाई हो गई, है ना। 30 मिलियन मतलब आप इसको लिख सकते हैं 30 करोड़ ये नंबर, ये आपका 30 करोड़ हो गया, राइट। क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जितना आपका सरफेस एरिया होगा, जितने नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज्यादा होंगी, उसी प्रकार से आपकी बहुत बढ़िया गैसियस एक्सचेंज भी वहां पर देखने को मिलेगी, राइट। अगर आप देखें तो ये जो एल्वियोलाई है, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इट इज इररेगुलर सा, है ना, गुब्बारे जैसा, इररेगुलर सा, थिन वॉल्ड, पतली पतली वॉल है, इसीलिए इसमें से गैस आसानी से पास हो जा रही है। और गैस लोड किस में हो रही है? ब्लड में, यानी वस्कुलर सप्लाई भी यहां पर आपकी अच्छी खासी है। तो इररेगुलर थिन वॉल्ड वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, झोले जैसे स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? एल्वियोलाई कह दिया। जैसे समझ लीजिए ये आपके एल्वियोलाई की डक्ट है, और इसके बाद ये आपका एल्वियोलाई है, तो इसको मैंने क्या बनाया? थोड़ा सा इररेगुलर सा बनाया। इररेगुलर दिखाने के लिए हम यहां पर क्या दिखा देते हैं?
थोड़ी सी ऐसी प्रोजेक्शन से दिखा देते हैं। ये भैया रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा ना इस पे इसकी वॉल थोड़ी सी इरेगुलर सी है, और ये हवा आने पे फूल जाता है, फिर आपका सिकुड़ जाता है, तो ये आपका एक्सटेंसिबल भी है, राइट। थिन वॉल्ड है, तभी तो इसमें से आराम से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, CO2 लोड हो जाती है, और किसके कनेक्शन में रहता है ये? ब्लड के कनेक्शन में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला? वस्कुलर बोला है। किसके कनेक्शन में रहता है? ब्लड कैपिलरी के कनेक्शन में रहता है, ब्लड कैपिलरी के कनेक्शन में रहता है ये दोस्त, है ना। तभी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो आई है वो आपकी कहां लोड हो जाएगी? ऑक्सीजन जो आई है वो कहां लोड हो जाएगी? आपके ब्लड में लोड हो जाएगी, और CO2 जो है वो आपका वापस चली जाएगी, राइट। तो ये आप बकायदा लिख भी सकते हैं कि ऑक्सीजन जो थी आपके एल्वियोलाई में वो चली जाती है ब्लड के अंदर, और CO2 जो थी आपके ब्लड के अंदर वो चली जाती है एल्वियोलाई में। CO2 यहां से बाहर निकल जाती है हम जब एक्सपीरेशन करते हैं, और O2 ब्लड से अलग अलग सेल्स में चली जाती है। यही बात है। यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? फटाफट बता दीजिए दोस्त, यहां तक क्लैरिटी है या नहीं? इज एवरीथिंग फाइन? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत मस्त सी, है ना, एक बहुत मस्त सी चीज बताता हूं, उसको बहुत आराम से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया? यहां पर है आपकी विंड पाइप, यहां है आपकी फूड पाइप। कोई तो ऐसी चीज है जो इस विंड पाइप और फूड पाइप में चीजों के कि कौन सी चीज कहां जाएगी उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, चीजों के फ्लो को कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। आराम से देखिएगा, मैं एक खाली स्लाइड पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह है आपकी विंड पाइप, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं? यह है आपकी विंड पाइप, और यह क्या है? इसके पीछे आपकी फूड पाइप। ये जो आपकी विंड पाइप है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप लगा रहता है, एक कार्टिलेज का फ्लैप लगा रहता है, ठीक है। कार्टिलेज ही है, इलास्टिक कार्टिलेज है, पतला सा फ्लैप है, यानी पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये जो फ्लैप है ये ऐसे हो सकता है, ताली बजा सकता है। जैसे मैं आपको रेफरेंस देता हूं, आराम से देखिएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कार्टिलेजनस फ्लैप। ये जो ऊपर का ढक्कन जो उड़ रहा है, दिस इज कार्टिलेजनस फ्लैप। तो यहां पे क्या हुआ? सबसे पहले फ्लैप आपका यहां प्रेजेंट है फूड पाइप पे, ठीक है। फिर क्या हुआ? अगर मैं खाना खा रहा हूं तो खाना मैं चाहता हूं फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा? इस ढक्कन से विंड पाइप को ब्लॉक कर दूंगा। खाना कहां चला जाएगा? फूड पाइप में। फिर आपका मैं इसको फिर नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊंगा, राइट। इसको फिर नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊंगा। फिर मैं खाना खा रहा हूं तो मुझे फूड पाइप में खाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं, तो मैं इसको फिर बंद कर दूंगा। इस प्रकार से एक फ्लैप है जो कि क्लोज करता रहता है आपके किसको? विंड पाइप को। इसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाते खाते आपको बहुत जोर जोर की खांसी आने लग जाती है। अगर आप थोड़ा सा भी अनकॉन्शियस होते हो तो आपका खाना जो है विंड पाइप में एंटर करने की कोशिश करता है। अगर एपिग्लॉटिस की मूवमेंट इधर उधर हो जाती है, दबा के खाना खा रहे हो, बारात में खाना मिल गया है ना, खतरनाक तरीके से खाना खा रहे हो, ऊपर नीचे सारी की सारी चीजें डाल रहे हो अंधाधुंध, तो वहां पे क्या हो जाता है? आपको बहुत भयानक तरीके से खांसी आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि खाना विंड पाइप में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। हवा की नली में अगर खाना जाएगा तो आप उसको खांसी के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करोगे, राइट। तो यहां पर इसमें हम खाना जाने नहीं देना चाहते, तो हम क्या करते हैं? जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब खाना हम स्वेलो कर रहे होते हैं, गटक रहे होते हैं, तो ये फूड पाइप खुल जाती है और ये बंद हो जाती है। इसको एक ढक्कन बंद कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस मतलब किसके ऊपर? विंड पाइप के ऊपर। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा जाता है, तो उसको जो क्या करे? बंद कर दे, उसको एपिग्लॉटिस कहा जाएगा, ठीक है। तो नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहां पे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो। यहां तो वैसे जगह है नहीं, यहां पे एक स्पेशल पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब आप फूड गटकते हो, ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब आप फूड गटकते हो, अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis covers the glottis। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एपिग्लॉटिस। ऊपर है ये किसके? ग्लॉटिस के। दैट इज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। तो जहां पे आपका विंड पाइप ओपन हो रहा हो उसके ऊपर एपिग्लॉटिस आके बैठ जाएगा, सो दैट
food won't enter the windpipe. So that food won't enter the windpipe. जिससे फूड आपका विंड पाइप में ना जाए, आपका ट्रेकिया में ना जाए, फूड अलग हो जाए, आपका इसोफेगस में चला जाए, और हवा अलग हो जाए, आपकी कहां चली जाए, ट्रेकिया में। इसके लिए सिंपल बाइफर्केशन हमको करना होता है। ऑलराइट, यहां तक क्लैरिटी है, हाँ या ना? फटाफट बताइए। इज एवरीथिंग क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? झटपट बताइए, जिससे मैं आपको एनसीईआरटी मैया की रीडिंग करा सकूं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी तक है ना? वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। वस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई है ना यहां पे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन जो है ब्लड में लोड करना है और CO2 ब्लड से उठाना है, तो इस एल्वियोलाई के आसपास हमेशा ब्लड वेसल होगी। तो जिस भी ऑर्गन के आसपास ब्लड पाया जा रहा हो उसको वस्कुलर कहा जाता है। एंड दैट्स वाई आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। वस्कुलैरिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड। यस, चलो अब मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूं और एक एक वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा गारंटी के साथ। आराम से देखिए, यहां पर आपका पाथ ऑफ एयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पाथ तो हमारा क्लियर है ही। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर आपका नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर आपका ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, फिर आपका ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर आपका एल्वियोलाई। सारी चीजें हमको याद हैं, इसी से सवाल पूछा जाता है, यानी 4 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएंगे। तो एक पेयर यानी नाक के छेद होते हैं 2, तो आपका एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हवा को अंदर ले जाता है ना? तो आपका सबसे पहले आपको देखने को मिलता है नेजल पैसेज, यानी इन छेदों का रास्ता जो कि हवा को पहुंचा देता है नेजल चैम्बर तक। नेजल चैम्बर में अगर हवा पहुंच गई है तो ये फेरिंग्स में चली जाएगी, और फेरिंग्स जो है इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहां पर आपका मुंह भी खुलता है, ओरोफेरिंग्स उसे कहते हैं, और आपका नाक भी खुलता है, आपका नेजोफेरिंग्स उसको कहते हैं। तो दोनों यहां पर ओपन हो जाते हैं, तो फूड और एयर दोनों फेरिंग्स में देखने को मिलेगी। फिर फेरिंग्स जो है आपका लेरिंग्स में खुल जाता है, फेरिंग्स ओपन इनटू लेरिंग्स, और लेरिंग्स खुल जाता है ट्रेकिया में। तो लेरिंग्स जो है ये भी कार्टिलेज का बॉक्स है। मैंने कल आपको लिखाया था लेरिंग्स में टोटल कितनी कार्टिलेज होती हैं? 9 कार्टिलेज होती हैं। लेरिंग्स में टोटल 9 कार्टिलेजेस होती हैं, राइट? 3 आपकी पेयर यानी 3 इंटू 2, 3 है जो आपकी पेयर है, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। और 3 है जो आपकी अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल है, तो आपकी क्या हो गई? 3 अकेली हो गई। तो 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं। एपिग्लॉटिस जो है ये भी आपकी एक कार्टिलेज ही है। एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लेरिंग्स। आपके यहां पर जो एडम एप्पल देखने को मिलता है ना? ये जो ह्यूमंस में अगर आप देखें तो एडम एप्पल्स देखने को मिलता है, लड़कों में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमारी आवाज डीप होती है। तो ये जो एडम्स एप्पल है ये भी एक कार्टिलेज है, ये भी आपका साउंड बॉक्स का यानी लेरिंग्स का ही पार्ट है ना? और इसके अलावा भी आपकी कई अलग अलग प्रकार की कार्टिलेजेस देखने को मिलती हैं। तो आपका इट इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोला? साउंड बॉक्स कह दिया। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब आप खाना गटकते हैं उस टाइम पर ग्लॉटिस यानी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप जो है इसको कवर कर दिया जाता है। विंड पाइप को कवर कर दिया जाता है थिन इलास्टिक कार्टिलेज के फ्लैप से, जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, जिससे कि विंड पाइप में खाना ना जाए। तो विंड पाइप को कवर कर दिया, खाना कहां चला जाएगा? फूड पाइप में, है ना? तो ट्रैकिया जो है वो आपकी एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि आपकी मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, यानी इस लेवल तक एक्सटेंड करती है, फिर आपकी 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो फिर आपकी बढ़ जाती है 2 पार्ट में, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर आकर के आपकी बढ़ जाती है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो है ये फर्दर आपका डिवाइड करता है और बना लेता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, और उसके बाद ये बना लेता है ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल कुछ ब्रोंक्यूल्स होते हैं जिनको कहा जाता है क्या? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स ही, बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, करेक्ट? और ये ब्रोंक्यूल्स फिर कहां खुल जाते हैं? आपके एल्वियोलाई में खुल जाते हैं। तो अगर आप देखें आपका ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये इनकम्प्लीट, क्योंकि सी शेप है ना तो इनकम्प्लीट है। ओ होता तो कंप्लीट हो जाता, दोनों साइड हो जाती, राइट? तो सी है तो इनकम्प्लीट है, सिर्फ आगे आगे से आपका कवर कर रही है क्या? आपके ट्रेकिया को। तो इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है कहां तक? अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं फिर आपका बहुत पतले पतले इररेगुलर वॉल्ड
और वस्कुलर बैग्स के अंदर खुल जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है एल्वियोलाई। राइट? तो अगर आप देखें तो लंग्स क्या है, लंग्स मतलब जब आपका ट्रेकिया डिवाइड हो गए थे प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो आपके जितने भी ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई हैं, लंग्स बनाते हैं। और हमारी बॉडी में दो लंग्स देखने को मिलते हैं, ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है, जिसकी कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। पॉइंट अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ये मैं आपको अभी कराऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, आगे भी आपका कुछ छूटा है कि नहीं देख लेते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन आपको अभी समझ में नहीं आएगी तो ये डायग्राम 5 मिनट बाद कराऊंगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर आप बात करें पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी आपके नाक जहां पर ओपन हो रहे थे वहां से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या देखने को मिला आपको, कंडक्टिंग पार्ट देखने को मिला, जो कि क्या करता है, एयर को पहुंचाता है एल्वियोलाई तक। और अगर आप देखें तो एल्वियोलाई और उसकी डक्ट जो है, और साथ में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो नहीं दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, ये रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बनाते हैं। ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो कंडक्टिंग पार्ट जो है, इसके 4 मेजर फंक्शन थे। पहला पार्ट कि ये एक तो कंडक्ट ही करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एटमॉस्फेरिक एयर को आपका कहां तक, एल्वियोलाई तक। दूसरा क्या करेगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी आपका डस्ट पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है, उसको भी रिमूव करेगा, फिल्टर करेगा, आपके एयर में मॉइस्चर भी ऐड करेगा यानी ह्यूमिडिफिकेशन करेगा। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा। आपका अगर गर्म हवा है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा ठंडी करके, ठंडी हवा है तो उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा गर्म करके। और जो एक्सचेंज पार्ट है क्या करता है, यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई की डक्ट और एल्वियोलाई क्या करते हैं, यहां पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। यहां पे आपकी ऑक्सीजन जो आई होती है एल्वियोलाई में, वो लोड हो जाती है ब्लड वेसल में, और CO2 जो होती है ब्लड वेसल में, वो लोड हो जाती है एल्वियोलाई में। तो यहां पर आपका एक्चुअल एक्सचेंज जो है आपका टेक प्लेस करता है। तो ये बात भी हमारी अभी तक क्लियर हो गई थी। करेक्ट है दोस्त? यहां तक सब कुछ अगर बढ़िया है, शानदार है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अब कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड थी कि सर कल क्वेश्चन कम थे, आज क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं आज। तो अल्टीमेटली 11-12 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। अगर तैयार हो क्वेश्चंस करने के लिए तो एक बार थम्स अप दे दो या लाल कलर के दिल दे दो इन द चैट सेक्शन। यस, फटाफट बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? जी सर, क्लैरिटी है। आइए, ये अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये अभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये आप सॉल्व कर पाओगे, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट कहां से कहां तक है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा ही जवाब है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस जानबूझ के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस रख के लाता हूं जिससे कि आप सीख पाएं हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से कहां तक का होगा? एक्सचेंज पार्ट है तो 3 ही पार्ट्स होंगे इसके। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 पार्ट है, हमने तीसरा पार्ट और देखा था, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट। अगर आप देखें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो ये तो कंडक्टिंग पार्ट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कंडक्टिंग पार्ट है, ट्रेकिया कंडक्टिंग पार्ट है। तो एल्वियोलाई, डक्ट ऑफ एल्वियोलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ये 3 ऐसे पार्ट थे जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहुत सिंपल। अरे भाई साहब, क्या कर दिया भाई, क्या कबाड़ा किया है। मैंने आपसे रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट पूछा है, नाम में साफ साफ लिखा है कि यहां पर रेस्पिरेशन होगी या आपका एक्सचेंज होगा गैसेस का। तो आपका ट्रेकिया से कोई एक्सचेंज होता है क्या? यहीं से सांस इधर उधर कर लेते हो, हवा का आदान प्रदान? नहीं, यहां पर आपका कुछ भी ऐसा काम नहीं होता। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा आपका? एल्वियोलाई और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई। सबसे इंपॉर्टेंट यही तो था, यहीं पर चकमा खा गए इतने आसान क्वेश्चन में। अब इसका जस्ट उल्टा पूछा है, कंडक्शन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ। कंडक्शन पार्ट, आपका एल्वियोलाई तक हवा को लेकर के कौन आ रहा है, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट और द कंडक्टिंग ट्यूब का पार्ट, उसको आपको यहां पर रेफर करना है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से डक्ट ऑफ एल्वियोलाई तक, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एल्वियोलाई तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक जगह कंफ्यूज हो सकते हो, एक जगह बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हो, और वो जगह कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको यहां पर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग नहीं बोला, आपको यहां पर पूछा है कंडक्टिंग पार्ट कहां तक है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई को छोड़ के सब कुछ, यानी आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अगर कोई पूछे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू इनिशियल ब्रोंक्यूल। कंडक्शन पार्ट पूछा है, इनिशियल ब्रोंक्यूल नहीं, इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एकदम टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद के रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के डक्ट आपका एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट कहलाते हैं। आपका कंडक्टिंग पार्ट तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ही है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू डक्ट ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तो एक्सचेंज पार्ट हो गया, एल्वियोलाई तो एक्सचेंज पार्ट हो गया, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। वही सेम लगभग 60% बच्चों ने सही किया है। क्यों इतना कबाड़ा हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिकॉज ये जो फर्स्ट ऑप्शन था इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये आपका सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स के लिए सही है, लेकिन आपका इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं बैठता। तो आपको छोटी छोटी चीजों को बहुत गहराई से पकड़ना होगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाएंगे। आ जाओ भैया, ये देख लीजिए, एयर इज ब्रीथ थ्रू, है ना। कहां से आपकी ब्रीदिंग होती है, कहां तक आपकी हवा पहुंचती है, एयर ब्रीदिंग कैसे होती है। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। सर कंफ्यूज कर दिया, हाँ भाई सही है भाई, खुद की गलती का नाम हम पे डाल दो सीधा सीधा। कंफ्यूजन से बचाया था दोस्त, है ना, तभी क्वेश्चन करते टाइम भी आपको इंस्ट्रक्शन देते रहता हूं, है ना, कि क्या करना है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक तो आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स थी। यहां पूछा है कि आपका कंडक्टिंग पार्ट कहां तक का था, तो आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। उसमें मैंने क्या कंफ्यूज कर दिया भाई, है ना। एयर कहां से कहां जाएगी, ट्रेकिया से लंग, लंग के बाद लेरिंग्स आ रहा है, गलत। नोज से लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद फेरिंग्स आ रहा है, गलत। नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, एकदम करेक्ट है। नोज माउथ लंग्स गलत हो गया, है ना। ऐसे तो डायरेक्टली ही लिख देते, नोज से लंग्स, है ना। एनवायरमेंट से बॉडी, डायरेक्टली ही लिख देते। इतना आसान ऑप्शन भी नहीं भाई, आपका 3 ऑप्शन जो है दिस इज करेक्ट। लगभग 90%, मतलब अगर आपको सीधा सीधा सवाल दे दिया जाए तो विल बी एबल टू रॉक। जरा सा अगर किसी ने कंफ्यूज कर दिया, जो कि एग्जामिनर आपको करेगा ही करेगा, वहां पे जाके आप कबाड़ा कर देंगे बाय डिफॉल्ट। तो हमको कबाड़ा नहीं करना है दोस्त, हमको अपनी शक्तियों का एहसास होना चाहिए। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ये क्वेश्चंस भी आप नहीं कर पाएंगे। ओके, आ जाओ भाई, ये सवाल भी आराम से हो जाएगा। प्यार से इस सवाल को देखिए, घूरिए इस सवाल को, यह सवाल ऑटोमेटिकली आकर आपकी झोली में गिर जाएगा। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, है ना। स्ट्रेट ट्यूब है, मिड थोरेसिक कैविटी तक आई और उसके बाद 2 पार्ट्स में बट गई। कौन से लेवल पे 2 पार्ट्स में बट गई, यह पूछा है, और किस चीज में बटी है, यानी वर्टिब्रा कौन सा है और उसने क्या क्या बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, यानी किस लेवल पे बटी, और उसने 2 जो ट्यूब्स बनाई, इन दोनों ट्यूब्स के नाम पूछ लिए हैं। तो किस लेवल पे बटी, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या T12 तक जा रही है, नहीं भैया, हमने तो T5 पढ़ा था, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पढ़ा था। तो 5th थोरेसिक वर्टिब्रा हो गया, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा यहां पर, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा ही नीचे, ऊपर के आपके दोनों के दोनों स्ट्रेट एलिमिनेट हो गए आपके पहले ही ऑप्शन में। फिर देखो, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल बना रहे हैं क्या, इनिशियल ब्रोंकियोल बना रहे हैं या ब्रोंकाई बना रहे हैं, ब्रोंकाई बना रहे हैं ना। पहले आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोलाई। तो आपका क्या बना रहे हैं, ब्रोंकाई बना रहे हैं, ना कि ब्रोंकियोल बना रहे हैं। आंसर 67% बच्चों ने ही सही किया। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल एंड के 3 अल्फाबेट पे क्वेश्चन घुमा दिया। यहां पे ब्रोंकाई है, यहां पे ओले ओले लगा दिया, तो क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो ओले ओले नहीं था यहां पर, सिर्फ ब्रोंकाई था। छी छी करनी थी इस क्वेश्चन में, ओले नहीं फेंकने थे। तो यहां पर क्या हो गया भाई, गलत हो गया, राइट। चलो, अगला ये हम तब कर पाएंगे जब थोड़ा सा हम लंग्स के बारे में और पढ़ लेंगे, है ना। तो थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ना है जरूरी, है ना। अब मजबूरी ही सही, पर पढ़ना है बहुत जरूरी। तो ह्यूमन लंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आओ भैया, आ जाओ भैया, ह्यूमन लंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी मानव के फेफड़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। 3D में कल हमने एक भैया की जय जयकार लगाई थी, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग एक और बार देख लेते हैं, राइट। सो आई एम सेंडिंग दिस टू स्टूडेंट्स, सबके पास पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहां पर देख सकते हैं।
यहां पर ये जो भैया हैं ये हमसे कल भी मिले थे, तो भैया जी आपको प्रणाम है, भैया जी को नमस्ते। यहां पर हम भैया जी को साइड से देख रहे हैं और भैया जी की खोपड़ी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि हमको भैया जी में कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं। ठीक है, ये भैया जी की नाक का छेद है। अगर हम भैया जी की बॉडी को साइड से देख रहे हैं तो एक नाक का छेद अगर इस साइड है तो एक नाक का छेद इस साइड भी होगा, यानी दो आपकी क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद आपका कहां चला गई है हवा, आपका इसने जो हवा इनहेल करी है चली गई है नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के बाद ये आपकी हवा कहां चली गई है, आपकी नेजल चैम्बर में चली गई है या नेजल कैविटी में चली गई है। नेजल कैविटी के बाद यहां पर ये चली जाएगी एक कॉमन पैसेज में जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अब इस पैकेज को फेरिंग्स क्यों कहा, आराम से समझिए। आप जो खाना खा रहे हैं, जो बाबू खाना खा रहा है वो भी यहां पर पहुंच रहा है और यहां से आपकी जो हवा आ रही है ये भी यहां पर पहुंच रही है, तो एयर और फूड दोनों यहां पर पहुंच रही है। तो दिस इज अ कॉमन पैकेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पैसेज, सॉरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कह देते हैं। तो ये जो नाक वाला पार्ट फेरिंग्स में खुल रहा है, एक सेकंड भाई, भैया तो टेढ़े मेढ़े हो गए, है ना। ये जो नाक वाला पार्ट फेरिंग्स में खुल रहा है इसको क्या कहेंगे, नेजोफेरिंग्स। नेजल कैविटी का पार्ट जो फेरिंग्स में ओपन हो हवा लेकर के, नेजोफेरिंग्स। माउथ का पार्ट जो कि फेरिंग्स में ओपन हो फूड लेकर के, ओरोफेरिंग्स। और ये फेरिंग्स आगे चल के क्या बना देता है आपका, ये मिल जाता है लेरिंग्स में, साउंड बॉक्स में। अब देखिए यहां पर है आपका फूड पाइप, यहां पर है आपका फूड पाइप यानी ईसोफेगस। अगर आपका फूड पाइप पीछे है तो अगर आपने खाना खाया है, अगर बाबू ने खाना खाया है तो खाना कहां जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं। तो ये जो विंड पाइप की ओपनिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। इसके ऊपर आपका कार्टिलेज का एक छोटा सा फ्लैप आ जाएगा जिसको क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। अगर इस एपिग्लॉटिस ने कवर कर लिया है आपके ट्रैकिया को तो फूड चुपचाप कहां चला जाएगा, फूड पाइप में चला जाएगा और विंड पाइप में फूड नहीं आ पाएगा। तो विंड पाइप चोक नहीं होगा। पहली बात तो हमको यह समझनी थी, राइट, पहली बात तो हमको यह समझनी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब हम भैया जी को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके देख लेते हैं। तो ये जो है भैया जी की नाक थी, यहां से इन्होंने सांस ली, फिर सांस चली गई आपकी कहां पर, नेजल कैविटी में, फिर आपका यहां पर चली गई ट्रेकिया में। ये ट्रेकिया हमने कल उतना डिटेल में नहीं देखा था, आज इसको डिटेल में देख लेते हैं, राइट, आज इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। आराम से देखिएगा, यहां पर क्या आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये छोटी छोटी आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं बीच में, और ये रिंग्स आप देखिए यहां पर प्राइमरी ब्रोंकाई में भी दिखाई दे रही हैं, है ना। आगे बहुत डिटेल ये डायग्राम नहीं है, अदरवाइज आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी, टर्शरी ब्रोंकाई में भी, है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको ये रिंग्स दिखाई देती। तो ये आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहां पर दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ये हमको बहुत क्लियरली आज दिखाई दिया। ये जो आपकी बाइफर्केशन हो रही है, ये जो आपका ट्रेकिया था ये दो भागों में बट रहा है। किस लेवल पे बट रहा है, यहां पर पीछे की साइड रीढ़ की हड्डी की, कौन सी हड्डी है, T5 यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, यहां पे दो पार्ट में बट रहा है। और लंग्स को अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो ये है आपका ट्रेकिया यानी विंड पाइप, प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर यहां से सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एंड योर एल्वियोलाई। जितना डिटेल में डायग्राम आपको दिखाया नहीं हुआ है, तो भैया जी को एक और बार फिर से हम सलाम कर देते हैं, एक बार फटाफट से थैंक यू भैया जी लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन, थैंक यू भैया। चलो, यह है आपका अभी तक का डिस्कशन जो कि हम लोगों ने किया है। अभी तक का डिस्कशन हमने यहां तक ये किया है, ऑलराइट। तो भैया जी का बहुत ज्यादा सहारा हमने लिया है अभी तक। अब हम लंग्स के बारे में थोड़ी और बातें जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लंग्स का नंबर ह्यूमन में कितना है, तो छाती पे हाथ रख के एक बार हाफ के देख लो कि भैया 2 है आपका लंग्स का नंबर। एक आपका लेफ्ट लंग हो जाएगा, एक आपका राइट लंग हो जाएगा। यहां पर आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे, यानी आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं अ पेयर ऑफ लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स यानी 2 फेफड़े हैं, या आप कह सकते हो एक जोड़ी फेफड़ा है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सिचुएटेड कहां होंगे आपका, अगर आप देखें तो ये है हेड, ये है नेक, ये है आपका थोरेसिक रीजन। तो थोरेक्स में आपकी ये जो कैविटी है इसके अंदर लंग्स फिटेड हैं, यानी कहां फिटेड हैं, थोरेसिक कैविटी में। सो सिचुएटेड एट थोरेसिक कैविटी, सिचुएटेड एट थोरेसिक कैविटी।
थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है। वॉल ऑफ लंग्स की अगर आप बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, प्लूरा कहा जाएगा, राइट, प्लूरा कहा जाएगा। और ये आपकी कैसी होती है, डबल वॉल्ड होती है, जो अभी मैं आपको लंग बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी किस प्रकार से दो वॉल्स यहां पाई जाती हैं। और द कंटेन्स एल्वियोलाई, जिसका नंबर हमने क्या बताया था, 150 मिलियन पर लंग, 15 करोड़ एक लंग के अंदर, 150 मिलियन पर लंग, ठीक है, यानी लगभग आपका 15 करोड़ पर लंग। तो दोनों के दोनों लंग मिला करके कितना हो जाएगा, 30 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या बना लेते हैं, अपने लंग्स बना लेते हैं, यहां पर हम अपने लंग्स बना लेते हैं। लेट्स मेक बोथ ऑफ द लंग्स। ये आपका एक लंग है, ये आपका एक लंग है। ये कौन सा लंग है, राइट वाला लंग है, ये आपका राइट वाला लंग है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट वाला लंग है, ये आपका लेफ्ट वाला लंग है। ये लेफ्ट वाला लंग जो है थोड़ा सा छोटा होता है राइट वाले लंग से। क्यों सर जी, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट साइड में आपका टिल्टेड होता है, आपका हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है। तो ये जो लंग है आपका हल्का सा पिचका हुआ होगा एक साइड से, राइट, हल्का सा पिचका हुआ होगा आपके एक साइड से, क्योंकि यहां पर क्या पाया जाएगा, आपका दिल पाया जाएगा, है ना, यहां पर क्या पाया जाएगा, आपका दिल पाया जाएगा। तो दिल जो है थोड़ा सा आपका टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो यहां पर आपका दिल की वजह से क्या हो जाता है, आपका हल्का सा ये लंग इस साइड खिसक जाता है। अगर आप देखें तो ये लंग जो है, इसके कवर को हम क्या कह रहे थे, इसकी कवरिंग को या इसकी वॉल को हम क्या कह रहे थे, प्लूरा कह रहे थे। तो यहां पर आपकी इनर वॉल हो जाएगी, अंदर की साइड, यहां पर आपकी इनर वॉल हो जाएगी अंदर की साइड। इसको क्या कहेंगे, इनर प्लूरा, इसको क्या कहेंगे, इनर प्लूरा। दिस इज कॉल्ड एज इनर प्लूरा। और इसके बाहर की साइड जो आपको देखने को मिलेगा कवर, इसको आप क्या कहेंगे, आउटर प्लूरा। यानी आपके दो कवर यहां पर देखने को मिलेंगे। थोड़ा अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम गैप होता है इन दोनों के दोनों कवर्स के बीच में, तो बहुत प्यारे तरीके से बनाना पड़ेगा। ये है आपका इनर प्लूरा जो अंदर व्हाइट कलर से बना है, और ये है आपका आउटर प्लूरा जिसको बाहर येलो कलर से, पीलिए कलर से जिसको बना रहा हूं, ये है आपका आउटर प्लूरा, करेक्ट। यहां पर हमको पीला पीला कलर ये देखने को मिला, ये पीलू जो हमने बनाया है ये क्या है, आपका आउटर प्लूरा है, राइट। तो ये आपके दो लंग्स हो गए। आई ये एंड में क्या हो गया भाई, अरे यार पूरा ही मिटाना पड़ेगा, है ना, कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स ट्राई सम यूनिक थिंग्स, है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और अब इसको डिलीट कर देते हैं। पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट का ही ऑप्शन नहीं है। दुनिया में इतने जुल्म क्यों है भाई, इतनी मुश्किल से तो ये पीली पीली लाइन बनाई थी, वो भी गायब हो गई। आ जाओ भैया फिर देख लो, है ना, तुमको कौन सा भाग के कहीं जाना है, दोबारा बना लेंगे। ये है हमारा पीलू पीलू, जिसको क्या कह देंगे, आउटर प्लूरा कह देंगे, इनर प्लूरा आउटर प्लूरा, ठीक है। आ जाओ भाई, इसकी अगर लेबलिंग कर दें, इस पे अगर लेबल्स डाल दें तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर ये हो जाएगा आपका लंग, है ना। और इस लंग को क्या कह देंगे, इस लंग को किस साइड का लंग कह देंगे, लेफ्ट साइड का लंग कह देंगे। और ये जो है इस भैया को क्या कह देंगे, राइट साइड का लंग कह देंगे, इसको कह देंगे राइट साइड का लंग, ठीक है, राइट लंग कह दिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो लंग है इसमें जरा सी छोटा सा बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर गैप सा है, ये क्या प्रेजेंट है, आपका हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। और इस हार्ट की वजह से ये वाला लंग जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, एक नॉच देखने को मिलती है। हार्ट की वजह से ये नॉच आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्डियक नॉच,
यानी छोटा सा यहां पर नॉच आ जाएगा, छोटी सी यहां पर डिप्रेशन आ जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, कार्डियक नॉच। यानी इस लंग की थोड़ी सी जगह किसने ले ली है, आपके इस हार्ट ने ले ली है, इसको कार्डियक नॉच कहा जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। यहां पर अगर आप देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज द आउटर कवर ऑफ लंग, जिसको क्या कहा जाता है, पैराइटल प्लूरा। पैराइटल मतलब नाम से ही पता लग रहा है पेरीफेरी की तरफ, पैराइटल प्लूरा या आउटर प्लूरा, या आउटर प्लूरा बाहर वाला। और यह है आपका अंदर वाला प्लूरा, ये व्हाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है आपका अंदर वाला प्लूरा या विसरल प्लूरा, जो किसी ऑर्गन की साइड होता है, दैट इज विसरल प्लूरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, विसरल प्लूरा या इनर प्लूरा, विसरल प्लूरा या इनर प्लूरा। अब खुद बताइए, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये जो सफेद वाली लाइनिंग है, किसके साथ कनेक्टेड है, ये वॉल ऑफ लंग के साथ कनेक्टेड है, ये लंग्स के साथ कनेक्टेड है ना। लंग्स के ज्यादा पास कौन है, आपके अंदर वाली वॉल, बाहर वाली वॉल तो थोड़ी दूर है। तो अंदर वाली वॉल जो है किसके साथ कनेक्शन में है, इन कॉन्टेक्ट विद लंग्स, इन कॉन्टेक्ट विद लंग्स, ठीक है। और आउटर वाली जो है किसके साथ कनेक्टेड होगी, बाहर के ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होगी, थोरेसिक कैविटी में जो और चीजें पाई जाएंगी उनके साथ कनेक्टेड होगी। तो इट इज इन कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक कैविटी, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के साथ ये कॉन्टेक्ट में होगी। और इनके बीच में क्या देखा जाने को मिल रहा होगा, यहां पर आराम से देखिए, ये जो आपकी आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा है, इसके बीच में फ्लूइड भरा रहेगा। दोनों प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड भरा है, इसको क्या कहेंगे, दोनों प्लूरा के बीच में अगर ये फ्लूइड भरा है तो इसको क्या कह देंगे, प्लूरल फ्लूइड कह देंगे। जब सांस अंदर बाहर होती है तो ये फेफड़े क्या होते हैं, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फेफड़ों में हवा भरती रहती है और खाली होती रहती है। तो ये दोनों वॉल्स जो है आपस में फ्रिक्शन ना क्रिएट करें, इसीलिए आपका प्लूरल फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होता है। इट रेजिस्ट फ्रिक्शन, जिससे सारा काम बढ़िया तरीके से हो सके, आपका फ्रिक्शन को यहां पर क्या किया जाता है, रेजिस्ट किया जाता है। इट विल रेजिस्ट द फ्रिक्शन। अगर आप देखें तो ये जो लंग्स है मेरे भाई, ये जो लंग्स है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये राइट वाला बड़ा होगा या लेफ्ट वाला, फटाफट बताइए। चैट सेक्शन को एक बार भर दीजिए मेरे भाई, राइट वाला लंग बड़ा होगा या लेफ्ट वाला, देखकर ही बता सकते हो, सिर्फ एक नजर मारनी है और देख करके आप ही बता पाओगे कि राइट वाला लंग बड़ा है या लेफ्ट वाला बड़ा है। सर यहां पर ये जो लेफ्ट वाला लंग है, इसमें तो हार्ट ने थोड़ी सी जगह खाली है, और ये जो राइट वाला लंग है, इसकी सारी जगह इसके पास ही है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर आपका राइट वाला लंग बड़ा हो जाएगा, राइट वाला लंग बड़ा हो जाएगा सर। और अगर राइट वाला लंग बड़ा हो जाएगा तो इसमें क्या ज्यादा चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ज्यादा चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका लेफ्ट वाला लंग है, यहां पर आपके दो ही चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहां पर आपके दो ही चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो जो लंग ही छोटा है उसमें आपके चैम्बर्स भी कम मिलेंगे, और जो लंग ही बड़ा है इसमें आपके चैम्बर भी ज्यादा मिलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, सुपीरियर चैम्बर है, ये आपका सुपीरियर चैम्बर है, राइट। ये क्या हो जाएगा, आपका सुपीरियर चैम्बर हो जाएगा। और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, इंफीरियर चैम्बर। तो इसको आप क्या बोलेंगे, सुपीरियर लोब। इसको आप बोलेंगे सबसे नीचे वाले को इंफीरियर लोब, और इसको आप क्या बोल देंगे, मिड लोब, मिडल लोब। यहां पर तो आपके दो ही हैं, तो सीधी 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 बात खत्म हो जाएगी। यहां पर ये आपका सुपीरियर लोब है और नीचे वाला आपका इंफीरियर लोब है। क्योंकि इसमें आपका कार्डियक नॉच पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वाला लंग आपका छोटा हो जाएगा, ये वाला लंग आपका छोटा हो जाएगा, राइट। अब अगर आप देखें तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और सहूलियत से बना लेता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला है आपका राइट लंग, एकदम बड़ा प्यारा, ये है आपका राइट लंग। ये है आपका लेफ्ट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग, जिसमें थोड़ी सी जगह थी, क्योंकि इसकी हल्की सी जगह किसने ले ली थी, दिल बाबू ने ले ली थी, है ना, दिल भैया ने ले ली थी।
तो यहां पर आपका हार्ट आ जाएगा, जिस वजह से क्या बन गई, कार्डियक नॉच बन गई। तो यहां पे आपका क्या आ गया, हार्ट आ गया, यहां पर आपका हार्ट आ गया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो लंग है, ये वाला, दैट इज राइट लंग, ये थोड़ा सा ऊपर बनाया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि क्या होता है, जस्ट इसके नीचे क्या पाया जाता है, आपका लिवर पाया जाता है। तो यहां पे है आपका डायफ्राम, है ना, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, इसके जस्ट नीचे देखने को मिलता है आपको लिवर बाबू। तो लिवर बाबू जो है आपका राइट साइड में पाया जाता है। तो इसी वजह से ये लिवर जो है कुछ जगह घेरता है हमारी बॉडी में, तो इस लंग को थोड़ा सा ऊपर होना पड़ता है। राइट, तो आप क्या लिख सकते हैं, राइट लंग इज प्रेजेंट स्लाइटली अपवर्ड, इज प्रेजेंट स्लाइटली अपवर्ड। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका लिवर प्रेजेंट है। तो आपका लिवर जो है इसको क्या करता है, धक्का मारता है, पुश करता है ऊपर की साइड, तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर पड़ा होगा। और ये वाला जो है थोड़ा छोटा होता है। तो दोनों प्रकार के लंग्स की अपनी अपनी खासियत है। एक थोड़ा सा ऊपर पाया जा रहा है क्योंकि इसके नीचे लीवर है जो इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा धक्का लगा रहा है, क्योंकि लीवर भी अपनी जगह बनाना चाहेगा बॉडी में। और आपका ये जो है लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, is slightly smaller due to cardiac notch। राइट लंग थोड़ा सा ऊपर हो गया क्योंकि लिवर ने उसकी जगह खाली, उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड धक्का मार दिया। और यहां तो हार्ट ने सीधी सीधी इसकी जगह खाली कार्डियक नॉच की वजह से। तो लेफ्ट लंग जो है आपका कंपैरेटिवली क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ये बात हमने यहां पर सीखी लंग्स के बारे में। तो ये पाए कहां पर जा रहे हैं, थोरेसिक कैविटी में पाए जा रहे हैं। दो लंग्स हमारे पास हैं, जो बड़ा लंग उसमें 3 लोब, जो छोटा लंग उसमें 2 लोब। और छोटा लंग कौन सा होगा, लेफ्ट वाला, क्योंकि उसकी कुछ जगह हार्ट ने खाली है। सीधा सीधा हमको ये बात समझ में आती है। राइट, तो ये डायग्राम अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार फटाफट तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज झटपट मुझे बता दीजिए। और यहां तक अगर ड्रॉ कर लिया है तो एक बार यस सर लिख दीजिए इन द चैट सेक्शन। आज तो आशिकों की बाढ़ आई हुई है भैया चैट सेक्शन के अंदर, क्या बात है। इतने सारे आशिक एक जगह पर, या तो मैंने रोज गार्डन में ही देखे थे। एक बार हम चले गए थे, बदकिस्मती से हम लोग हौज खास गए थे कुछ किताबें लाने, क्योंकि जब मैं आईआईटी जैम की तैयारी कर रहा था तो जितने भी आईआईटी जैम के कोचिंग सेंटर्स हैं वो हौज खास में ही है, आईआईटी दिल्ली के पास। तो वहां पे एक रोज गार्डन है भैया, दिन दहाड़े वहां पे हमने जो देखा हमारी तो आंखें ही पटी की पटी रह गई। और वही नजारा आज यहां पर देख लिया है चैट बॉक्स में, तो एकदम फीलिंग प्राउड हो गया है यहां पर। बहुत अच्छी बात है दोस्त, ऐसे ही लगे रहो। देश में आशिकों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या बात है दोस्त, लगे रहो, शानदार, है ना। जब तक ऐसे लोग होंगे देश में तभी तो हमको पता लगेगा कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अदरवाइज हमारी इज्जत कौन करेगा भाई, है ना। हमारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत, जो तुम पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हो, दिन रात मगन रहते हो, कौन पूछेगा तुम्हें कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। ये तभी हो पाएगा जब देश में ऐसे लोग भी रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमारे पास 2 लंग्स हैं और यहां पर इनके ऊपर एक कवर पाया जाता है 2 लेयर का, जिसको प्लूरा कहा जाता है ना। और इन दोनों प्लूरल लेयर्स के बीच में पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, आपके लंग्स के बाहर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। राइट, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स के बाहर जो पाई जा रही है, तो ये आपका थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में रहेगी, है ना। बाहर की चीज है तो कवरिंग के कांटेक्ट में रहेगी, है ना। जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है अंदर वाली, ये लंग्स के ज्यादा पास है, तो आपका लंग सरफेस के ज्यादा कांटेक्ट में रहेगी। करेक्ट, आगे का पार्ट हम अच्छा खासा पढ़ ही चुके हैं। अगर आप देखें तो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक कैविटी में लंग्स पाए जाते हैं, जो कि एयर टाइट चैम्बर है। इसके बारे में हम अभी 2 मिनट में चर्चा कर रहे होंगे। यहां पर हमने अभी तक लंग्स की डिस्कशन पूरी कर ली है। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या है, यहां पर आपका एपिग्लॉटिस है, जो कि आपका ग्लॉटिस यानी ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को कवर करता है। पूरी इसकी शक्ल यहां पे आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि इसके ऊपर आपने लैरिंग्स बना दिया है। राइट, सो दिस इज लैरिंग्स, ऊपर वाला पार्ट एपिग्लॉटिस और नीचे वाला पार्ट ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आपका 2 भागों में जाकर बट गया है, किस लेवल पे, T5 लेवल पे। तो इसने बना लिया है प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना, आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई।
उसके बाद ये जो ब्रोंकाई हैं इन्होंने बना लिया है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई एंड फिर आपने बना लिए हैं ब्रोंक्यूल्स जो कि आपके खुल जाते हैं एट द एंड ऑफ द जाकर एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, यहां पर ये जो लंग है यहां पर आप देख सकते हैं ये लंग बड़ा है ना, राइट लंग है, इसको कोई कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन ये जो लेफ्ट लंग है इसका छोटा सा पार्ट कौन खा गया है, इसका थोड़ा सा एरिया कौन खा गया है, आपका हार्ट खा गया है इस कार्डियक नॉच की वजह से। तो यहां पर ये लंग कंपैरेटिवली छोटा है तो इसमें 2 ही कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपके 3 कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे राइट लंग के अंदर। तो जो बड़ा उसमें ज्यादा कंपार्टमेंट, जो छोटा उसमें कम कंपार्टमेंट, है ना। तो ये जो आपके फेफड़े हैं इनको कवर करके रखता है कौन, रिब्स कवर करके रखता है। तो यहां पे कट एंड्स ऑफ रिब्स दिखाए गए हैं, यानी रिब्स को प्रॉपर्ली बनाया नहीं है, अदरवाइज इसको पूरा का पूरा हमारे फेफड़ों को रिब्स कवर करके रखते हैं। ऊपर की साइड आपके रिब्स यहां पर आपको महसूस होते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। दीज आर प्लूरल मेम्ब्रेन्स, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, बीच में भरा हुआ है क्या, आपका प्लूरल फ्लूइड। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर से आपके एल्वियोलाई और ये छोटे छोटे आपके पाइप है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई से बने ब्रोंक्यूल्स जो खुल गए एंड में जाकर एल्वियोलाई में। ये आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको क्या कहा जाता है, डायफ्राम, जो कि आपका दोनों लंग्स के नीचे पाया जाता है। इसके नीचे फिर आपका लिवर, आपकी स्टमक, बाकी सारे ऑर्गन्स पाए जा रहे होंगे। तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है, मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है। यह भी हम लोगों ने देख लिया, करेक्ट। तो यहां तक की बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम कुछ क्वेश्चंस और बनाने की कोशिश करते हैं। आइए भैया, पहला क्वेश्चन ही हमको मिल गया है फ्रॉम दिस कंटेंट। झटपट इस क्वेश्चन को बना दीजिए, झटपट इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दीजिए। सर एंड 10 मिनट का टाइम और दे दीजिए, फिर एंड कर देंगे, आपका रेगुलर टाइम से पहले ही एंड कर देंगे, राइट। चलिए देखिए, लेफ्ट लंग ऑफ ह्यूमन हैज, लेफ्ट लंग भैया राइट वाला जो था ये तो साबुत था, पूरा था, लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा था, हार्ट इसकी जगह खा गया, तो इसमें 2 ही लोब बने, जबकि यहां पर क्या बने थे भैया, यहां पर आपके क्या बने थे, 3 लोब बने थे, है ना। तो आपका बड़ा लंग तो 3 लोब, छोटा लंग तो आपके 2 लोब। तो आपका लेफ्ट लंग जो है छोटा है तो क्या होने चाहिए, इसमें 2 लोब होने चाहिए, 2 लोब होने चाहिए, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सिंपल, है ना। और आपसे कोई पूछ ले कि टोटल लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, अगर सवाल घुमा करके पूछ लिया जाए तो टोटल लोब्स कितने होंगे, आपके 2 हो जाएंगे लेफ्ट लंग के, 3 हो जाएंगे राइट लंग के, टोटल लोब्स हो जाएंगे 5। अगर कोई पूछ ले तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यस, लगभग 78% बच्चों ने सही कर दिया है। कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, इसमें तो भैया लापरवाही सही नहीं जाएगी क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी नहीं है। इसमें अगर आपका सही पोल नहीं आया तो अपने मुंह पर ऐसे ऐसे 2 चटाके हल्के हल्के लगा लेना मेरी तरफ से, है ना। हाथ पे मेरा नाम लिखना काले मार्कर से और ऐसे ऐसे कर लेना भाई, क्योंकि ये सवाल गलत करने लायक है ही नहीं। अगर आप गलती ऐसे सवाल में करते हो जो गलती करने लायक है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। पहली बार में कई सवाल समझ में नहीं आते, वो आप गलती करके सीख लेते हो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें गलती का कोई स्कोप ही नहीं होता। ये वही सवाल है। कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं, है ना। पेरिकार्डियम, कार्डियम कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, पेरिकॉन्ड्रियम कॉन्ड्रो वर्ड रिलेटेड टू कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट थे ना वहां पे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोक्लास्ट, और आपका पेरिटोनियम एकदम ही अलग, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आंसर वुड बी और प्लूरा, आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा अभी पढ़ के आए हैं। लगभग 88% लोगों ने सही कर दिया है, विच इज अ गुड नंबर। तो कोई आपसे गिला शिकवा यहां पर है नहीं, एकदम सही किया है आपने, है ना। और देखो भाई, ये सवाल कर चुके, ये सवाल कर चुके, ये सवाल नहीं कर पाएंगे, ये सवाल कर चुके, ये सवाल नहीं कर पाएंगे, ये सवाल नहीं कर पाएंगे, ये सवाल नहीं कर पाएंगे, है ना। कर लिया, सॉरी, फ्लो में निकल गया। आ जाओ भैया, 45 सेकंड का टाइम ले लीजिए क्योंकि कुछ आपको थोड़ा सा एनालिसिस लग सकता है इस सवाल के अंदर। यहां तक एक बार फटाफट से देख लीजिए इस डायग्राम को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। ABCD देखना जरूरी है, जैसे A आपका बीच में लिखा हुआ है कहीं पर, है ना, स्टार्टिंग में B लिखा हुआ है, तो आराम आराम से देख के समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, सबसे ऊपर आ गया है आपका एपिग्लॉटिस, तो ये छोटा सा जो पार्ट आपको दिख रहा है B क्या है, एपिग्लॉटिस है, तो B आपका एपिग्लॉटिस है। कहीं और आपका B दे रखा है, कहीं और नहीं दे रखा है, तो B आपका एपिग्लॉटिस है। 2 ऑप्शन अभी तक सही चल रहा है। C क्या है उसके नीचे, आपका क्या है, C क्या है उसके नीचे, वॉइस बॉक्स है, दैट इज लेरिंग्स है ना। तो C क्या है आपका, लेरिंग्स है। C क्या है, लेरिंग्स है, C लेरिंग्स है, ये बात भी करेक्ट है। D लेरिंग्स ये गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इस पे अब हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। C कहीं और है, C कहीं और नहीं है।
डी क्या है आपका, ये लंबी सी ट्यूब है, दैट इज ट्रेकिया है। तो डी क्या है आपका, ट्रेकिया है। डी क्या है आपका, ट्रेकिया है, ये करेक्ट है। डी क्या है, ट्रेकिया, करेक्ट है। ये आप अगर देखें तो आई क्या है आपका, डायफ्राम है। आई आपका डायफ्राम है ना, आई कहीं और नहीं है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन जरूर है ना। अगर आप देखें तो यहां पर क्या देखने को मिलेंगे आपको, दो जगह मार्किंग कर रखी है, यानी इनर और आउटर मेम्ब्रेन बताने की कोशिश कर रहा है। तो ई क्या है आपकी, प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। ई क्या है आपकी, प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, पर ये तो पहले ही खत्म हो गया था ऑप्शन। ई क्या है आपकी, प्लूरल मेम्ब्रेन्स है, राइट। ई आपके रिब्स, तो ये गलत बता रखा है, तो 3 भी आपका गया। अब 2 और 4 में पूरी की पूरी जंग आपकी छिड़ चुकी है, अर्जन वैली का युद्ध छिड़ चुका है। यहां पर अगर आप देखेंगे ए को, ए कहीं और दिया हुआ है, ए कहीं और नहीं दिया हुआ है ना। जी क्या है, कट एंड ऑफ रिब्स। जी क्या है आपका, कट एंड ऑफ रिब्स, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल फ्लूइड है। तो जी क्या है आपका, प्लूरल फ्लूइड है। तो यहां पर ये भी गलत हो जाता है। तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा आपका, 2 निकल के आ जाएगा। एफ क्या हो जाएंगी आपकी, एल्विलाई हो जाएंगी, करेक्ट है। डायफ्राम आपका सही है, एपिग्लोटिस सही है, करेक्ट। उत्तर क्या निकल के आ जाएगा आपका, बी निकल के आ जाएगा। 71%, क्या बात है यार, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत बढ़िया, शानदार। झंडे गाड़ दिए हैं भाई, है ना, किला फतेह कर लिया है। बस इतनी ही उम्मीद थी, इसी पे आप खरे उतरते रहिए, बहुत हो जाएगा हमारे लिए। इतने में ही हम लोग फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी हो जाएंगे। डॉक्टर मयंक, दीपिश्का, जोगिता, तनु, डॉक्टर सुमन, ओके, अरावर्यन, खुशी, ऋषभ, डॉक्टर आदित्य और सृष्टि, बहुत बहुत बढ़िया। बाकी सभी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी ने बहुत अच्छा ही किया है। ये हमारा होमवर्क है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और आज इतने पे ही एंड करते हैं, क्योंकि अगला अगर मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इस टॉपिक को शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको आधे घंटे में खत्म नहीं कर पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि हमको सबसे पहले ह्यूमन लंग्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को देखना पड़ेगा, और फिर उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ टास्क जो कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। तो 10 मिनट में आपके डाउट्स ले लेता हूं, और उसके बाद हम लोग आपकी छुट्टी कर देंगे, राइट, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चलेगा दोस्त, है ना, और एक दिन में इतना डेटा बहुत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास हम थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो आराम से, क्योंकि मैं चाहता हूं फिजियोलॉजी बहुत प्यार से कटे। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया तो आधे से ज्यादा बच्चे दम तोड़ देंगे इतनी इंफॉर्मेशन को देख के ही। तो इट्स फाइन कि अगर आप थोड़ा कम भी पढ़े, दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि कल भी हमारे डाउट्स नहीं हुए थे, तो मैं डाउट्स ले लेता हूं। और कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा बहुत बैकलॉग भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सर आज मजा ही आ गया, थैंक यू भाई, लॉट्स ऑफ लव। मैम किडनी और लंग्स एक ही ऑर्गन है क्या? हाँ भाई, किडनी, लंग्स, उसके अलावा आईज, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके अलावा आपका स्टमक, ये सारे एक ही ऑर्गन्स हैं। सब बॉडी में एक ही ऑर्गन है ना, बॉडी में ऑर्गन ही टोटल एक है। तो हम लोग खामखा ही यहाँ पे कई दिन ऐसे टाइम पास करेंगे, बाद में हम लोग एंड में कंक्लूड कर देंगे कि एक ही ऑर्गन था, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना। फिर कैमरा में देख के हाथ हिलवा देंगे कि कैसा लगा मेरा मजाक, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये सब मोह माया है दोस्त, बहुत टाइम पास चलेगा अभी 6 के 6 चैप्टर में। जैसे कि एक हॉलीवुड फिल्म का सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे, एंड में क्लाइमैक्स में बता देंगे कि गंगाधरी शक्तिमान है, कि सारे ऑर्गन्स तो एक ही थे, है ना, स्टमक, लिवर, सब कुछ एक ही था भाई, है ना। सर प्लीज वीडियो कॉल लो भाई, उठा लेना बस। तो अच्छा डाउट था आपका, पर कोई बात नहीं, ये अलग अलग होते हैं ऑन अ जेन्युइन नोट। लिवर अलग है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, प्लस बाइल बनाने का काम करता है, जो बाइल आपने फ्रॉग में भी पढ़ा था, जो कि इमल्सिफाई करता है फैट को, यानी फैट को तोड़ने फोड़ने के लिए जो केमिकल्स बनते हैं, जूसेस बनते हैं, वो लिवर बनाता है। और आप जो भी ड्रग्स खाते हैं, ड्रग्स मतलब दवाइयां, जैसे कि आपको बुखार चढ़ गया, जुकाम हो गया, आपको कोई और मेडिकेशन अगर आपकी चल रही है, तो उन मेडिकेशंस का अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़े ना, कोई अननेसेसरी सॉल्ट आपकी बॉडी में जबरदस्ती ना पड़ा रहे, इस बात की भी ख्याल कौन करता है, टेक केयर कौन करता है? आपका लिवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग इसे कहते हैं। और लंग का काम है आपका हवा का आदान प्रदान, है ना। इसके बाद आपको कॉल कर लेंगे तन्मय भैया। ब्रोंक्योल्स एंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस, डिफरेंस बिटवीन एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्लीज सर। भाई देखो, ब्रोंकाई और ब्रोंकस इज सेम, सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। लड़का लड़के, लड़की लड़कियां, उंगली उंगलियां, ऐसे करके ब्रोंकाई ब्रोंकस इज सेम। ब्रोंकाई जब आगे चल के डिवाइड हो जाती है और पतली पतली ट्यूब्स बनाती है, जैसे आपकी पेड़ की एक स्टेम है, स्टेम आगे चल के 2 मेन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई, फिर ब्रांचेस से और छोटी छोटी ब्रांचेस निकली,
है ना, पूरी की पूरी पेड़ में शाखाओं का, ब्रांचेस का नेटवर्क बन गया। तो आपकी मोटी मोटी जो आपकी ट्यूब्स है, दीज आर ब्रोंकाई या ब्रोंकस। आगे चल के वो पतली पतली ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गई, दे आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स, है ना, पतली हो जाए तो ब्रोंक्यूल्स। जैसे कि आप लोग आगे भी पढ़ेंगे, जैसे आर्टरीज है आपकी, ब्लड वेसल्स, वो आगे चल के और पतली हो जाती है, दे विल बिकम आर्टेरियोल्स। वेन्स हैं वो और पतली हो जाते हैं, दे विल बिकम वेन्यूल्स। सिमिलरली ब्रोंकाई विल बिकम ब्रोंक्यूल्स, है ना। चलिए कर लेंगे भाई अभी जस्ट इनके बाद। सर हाउ मेनी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स? मेनी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स, मल्टीपल रिंग्स पाई जाती है ना, ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं है बट हंड्रेड्स ऑफ रिंग्स आर फाउंड। What will happen is pleural fluid is absent। अगर प्लूरल फ्लूइड एब्सेंट हुआ तो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्रिक्शन करती रहेंगी और आपके लंग की वॉल डैमेज हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके लंग भी डैमेज हो जाएंगे, और लंग डैमेज होंगे तो आप सांस नहीं ले पाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल डाई। तो प्लूरल फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपके ब्रेन में भी, ब्रेन के चारों ओर भी आपका फ्लूइड पाया जाता है ना, सेरिब्रल इलाके में, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सीएसएफ आगे चल के पढ़ाएंगे। तो ये जो फ्लूइड है दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, यानी अगर आप कहीं पे गिर जाए बहुत ऊंचाई से तो आपके पास खोपड़ी तो है, इसके अंदर और भी लेयर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उनमें से फ्लूइड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, राइट। सो दे हेल्प टू प्रोटेक्ट यू अप। सर स्कूल के होमवर्क, एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट की वजह से सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पा रहा हूं। फल समर वेकेशन में 5 से 7 आवर तक पढ़ता था पीडब्ल्यू से, बट ओपन होना के कारण 1 आवर भी नहीं फाड़ पा रहा हूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ओके आदित्य भाई, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा। स्कूल का होमवर्क कोशिश करना कि स्कूल में ही निपटा लो। मैं पर्सनली क्या करता था मैं वो शेयर कर सकता हूं, है ना, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा, मैंने जो प्रैक्टिकली किया है वो मैं आपको बता सकता हूं कि अलग अलग जो आपके पीरियड्स होते हैं उनके बीच में भी टाइम होता है, प्लस लंच ब्रेक होता है, प्लस आपका सीसी एक्टिविटीज का टाइम होता है। मेरे को क्योंकि खेलकूद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं अपने टाइम को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया करता था, है ना। और घर आके थोड़ा सा लेट सोने की आदत डाल लीजिए, बिकॉज आप अगर 11 बजे तक भी सोएंगे, 11:30 तक भी सोएंगे, दैट विल बी कंप्लीटली फाइन। 1 महीने में वो आदत आपकी डल जाएगी, स्कूल भी आप जा पाएंगे और आराम से आपका काम भी हो पाएगा। थोड़ा मुश्किल है दोस्त, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करते रहना पड़ेगा, है ना। सर व्हाट इज द रोल ऑफ लोब्स इन लंग्स? भाई ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स है लंग्स की। जैसे अगर आप लिवर की बात करें तो लिवर भी लोब्ड है ना। तो एक प्रकार का जो ऑर्गन है उसमें कई सारे लोब्स बना दिए जाते हैं फॉर द कंपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि अगर एक लोब हैम्पर हो तो दूसरा लोब उसका काम संभाल ले, राइट। अगर दुनिया में एक ही चीज हो, एक ही लोब है, तो वो अगर डैमेज हो गया तो काम खत्म। मल्टीपल लोब्स हो, अगर एक लोब डैमेज हुआ तो दूसरा उसका काम संभाल सकता है, जस्ट लाइक लिवर। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग लोब्स बनाए जाते हैं। दोनों लंग्स का 5 लोब्स होगा ना? बिल्कुल होगा भाई, 3+2 हो जाएगा। सर राइट लंग्स में एल्वेलाई नहीं होता है क्या? अरे भाई ये शेर, क्या बात है भाई, यस, यही कमेंट इसका मैं इंतजार कर रहा था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है दोस्त, दिल जीत लिया है, दिल जीत दोसांझ लिया है भाई तुमने मेरा। भाई यहां पर जैसा ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये लंग सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इस लंग में भी तो होगा, तो 2 बार बना के मेहनत क्यों करें। ऐसे तो मैं जिस दिन आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा आप बोलोगे सर 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स बना के दिखाओ। आपने तो कहा है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, सर एक एक बनाओ। मेरी तो जिंदगी यही खत्म हो जाएगी ना भाई न्यूरॉन बनाने में ही। लेकिन तुम्हारा डाउट भाई, है ना, मजाक की बात अलग यार, आई लव यू भाई, आपने अच्छा डाउट पूछा। अगर आपको कंफ्यूजन थी तो कोई बात नहीं, पर ये दोनों के दोनों क्या है, आपके एक जैसे ही लंग हैं, तो आप एक जगह बना लो, दूसरी जगह मत बनाओ, है ना। पर लेकिन यार मतलब अगर इसमें जनरली कंफ्यूजन थी तो आई एम सॉरी भाई, है ना, थोड़ा थोड़ा मस्ती कर ली मैंने, मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना। ओम साई राम, मेरा मजाक करने का मन नहीं था, पर हाँ ये ठीक है, मतलब कर लिया तो कर लिया अब, है ना, सॉरी भाई, लव यू भाई। व्हाट इज लोब? लोब का मतलब कंपार्टमेंट, है ना। तो एक चीज के अगर 3 टुकड़े हैं तो हर टुकड़े को लोब कह दिया जाएगा। हेलो तन्मय भाई, क्या हालचाल? तन्मय भाई तो बहुत नेचर लवर हैं, पीछे झाड़ झंगाड़ उगा रखे हैं भाई ने घर में ही, क्या बात है भाई। भाई की आवाज नहीं आ रही थी, दोबारा करना पड़ेगा। तन्मय भाई एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट भेजो। थैंक यू हितिशा, थैंक यू सो मच। चलो सर बैकलॉग लग गया है ना, मलहम लगाओ भाई उसके ऊपर, जहां भी लगा है उसके ऊपर दवाई छिड़क लो। बैकलॉग का एक ही इलाज है
कि नोट्स बाद में बनाते रहना, 2x पे वीडियो देख डालो और एनसीईआरटी को रीड कर डालो, आधे टाइम में काम हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर 1 घंटे में देख पाओगे, नोट्स बनाने बैठे वहीं खेल खत्म, है ना। चलो भाई यहां तक ठीक है, चलते हैं, आप सभी लोगों से विदा लेते हैं और अगले हफ्ते मिलेंगे विद एन एक्स्ट्रा लेक्चर ऑल्सो, और हमारे जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं वो तो हम लोग लेंगे ही, ठीक है। चलो भाई सर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का समरी लेक्चर एक बार हमारा कॉकरोच खत्म हो जाए, जो कि हमारा रक्षाबंधन से पहले आई ट्राई कि खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको सारे समरी लेक्चर्स दे दूंगा, एक टिश्यू का, एक आपका दे दूंगा फ्रॉक का, एक कॉकरोच का, तीनों के तीनों, राइट। चलो भाई टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आराम से पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती भी करते रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मन हो तब तक पढ़ो, उसके बाद किताब को बंद करो, थोड़ी सी मौज मस्ती करो, ऑलराइट। कॉल निखिल सर, यार मैंने कभी निखिल सर को कॉल किया नहीं है ऑनेस्टली, है ना तो ऐसे अचानक से कुछ करूं तो पर्पस होना चाहिए, तो मुझे आप पर्पस दे दो, मैं कॉल कर लूंगा। वैसे तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग ऑफिस में मिलते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कॉल वॉल अभी तक हुए नहीं है, क्योंकि इतना जरूरी काम कभी पड़ा नहीं है। तो वही है कि आप पर्पस देंगे, किसी को भी कॉल करें तो एटलीस्ट एक आइडिया उनको भी होना चाहिए कि कॉल क्यों किया गया है ना, और मुझे भी होना चाहिए कि मैं किसी को कॉल क्यों कर रहा हूं। तो दोनों चीजों का आप मुझे आंसर दे दीजिएगा, हम लोग कॉल करेंगे सर को फॉर श्योर, है ना, क्योंकि हमारी मुलाकात होती रहती है, तो वो मतलब कॉल का सीन अभी तक हुआ ही नहीं है, और कई टीचर से नहीं हुआ, क्योंकि सबसे बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे मुलाकात हो जाती है। एमआर सर मिल लेते हैं, पंकज सर मिल लेते हैं, सुजीत सर मिल लेते हैं, है ना, अलग अलग इवेंट्स पे हम लोग जाते आते ही रहते हैं। तो कोई बहुत ही अर्जेंट काम होता है तब लोग हम लोग क्या करते हैं, कॉल पे जुड़ते हैं, अदरवाइज तो नहीं, है ना। चलो याद आ रही है, अरे यार ऐसे तुम तो इमोशनल हो गए भाई, है ना। चलो अच्छी बात है, सर को टैग करो एक बार इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जगह पे, याद आ रही है तो उनको दिखाओ एक बार, है ना। अच्छी चीज है, आपका बॉन्ड किसी टीचर के साथ इतना स्ट्रांग बना है, विच इज द बेस्ट पार्ट, बहुत अच्छी चीज है ना। मुझे भी मिस करोगे ना यार, 11th क्लास पास होने के बाद क्या मुझे भी इतनी इतनी तवज्जो मिलेगी या नहीं। वैसे मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की, किसी ने दिया भी नहीं अभी तक पर अगर तुमने ऐसा कर दिया भाई तो बवाल ही हो जाएगा, है ना, तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, है ना। तो कभी अगर समझ लो मैं 12th में आपको नहीं पढ़ाता तो क्या याद मेरी आएगी आप सभी लोगों को, बताइए फटाफट। अरे क्या बात है चलो अच्छी बात है आपके लिए, कि आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो लोगों की, ये बहुत अच्छी चीज है, इट इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ योर्स, सो आई ट्रूली अप्रिशिएट इट, है ना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगले हफ्ते एक एक्स्ट्रा क्लास तो जरूर होगी, अब किस दिन होगी वो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, 1-2 दिन पहले आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा। बाकी दोनों क्लासेस जो हमारी होती हैं रेगुलर टाइम पे, वो क्लासेस तो होंगी होंगी। एक क्लास में लूंगा आपके फ्रॉक की, जहां पर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, और कॉकरोच को उसी लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ऑलराइट। चलो लॉट्स ऑफ लव मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई होप धीरे धीरे आपको फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहली बार में आपको ऐसा लगेगा पहले चैप्टर में कि इतनी इंफॉर्मेशन अचानक से आ गई, क्योंकि इससे पहले जो चीजें थी उसमें इंफॉर्मेशन काफी कम थी। अब इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट अचानक से आपके ऊपर हमला कर देंगे, इसीलिए मैं इनिशियल कुछ लेक्चर्स बहुत कम कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको आदत पड़ जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और अगले सेशन में एक बार सर से मैं पहले बात करके रखूंगा और उनको कॉल भी करेंगे, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।